अब सीधा हम लोग चलते हैं कहाँ पर, यूपी के री एग्जाम के पहले शिफ्ट का कंप्लीट जो 24 अगस्त का पेपर हुआ है उस पेपर की कंप्लीट डिटेल यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पर, कंप्लीट व्याख्या पर। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं यूपी की री एग्जाम 24 अगस्त। ध्यान से देखिएगा, शिफ्ट वन और शिफ्ट वन अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ तो वो सभी जितने भी बच्चे कल से और आगे के दिनों में शिफ्ट वन देने जा रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ऐसा नहीं केवल शिफ्ट वन वाले ही, शिफ्ट टू वाले भी इसको ध्यान से देखेंगे और सारी चीज़ों को कवर करेंगे। पहले प्रश्न से शुरुआत करता हूँ। मैथ के प्रश्न आपने देखा था कि पेपर में बिखरे पड़े हैं। डीआई का पैटर्न बदल चुका है, डीआई वही तरह से पूछी गई जैसे पहले पूछी जाती थी, अर्थात आपने देखा कि एक फिगर पर आधारित एक डीआई है। कल भी आपने देखा था कि जो 23 अगस्त का पेपर हुआ था उसमें भी पहले शिफ्ट में आपको पाई चार्ट के प्रश्न देखने को मिले थे, इस शिफ्ट में भी आपको पाई चार्ट के ही प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। प्रश्न क्या है, एक पाई चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में लिए गए व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। किसी पुस्तक के प्रकाशन में होने वाले विभिन्न व्यय अलग अलग प्रतिशत में दिए हैं। कागज का लागत है, परिवहन है, मुद्रण लागत है, प्रचार पे लागत है, रॉयल्टी है और जिल्दसाजी, इस तरह से अलग अलग खर्चों को दर्शाया गया है। प्रश्न पढ़िए, यदि पुस्तकों की एक विशिष्ट मात्रा के लिए मुद्रण पर जो लागत है 40,200 रुपये है, इन पुस्तकों के प्रचार पर कितना खर्च आएगा। तो हमने मुद्रण देखा, मुद्रण ए है जो कि 20% है। आप लोग कमेंट भी करते चले, 20% की वैल्यू यहाँ पर 40,000 अगर 200 दिया गया है तो आपसे पूछा था कि इसके प्रचार पर कितना खर्च आएगा। प्रचार पर जो लागत है 10% है, सीधा हाफ है। हाफ है तो इसको भी आप हाफ कर दीजिए, तुलना से 2 से भाग करें, 2 दूना जी 4 होता है, शून्य 2 1 के 2, डबल जीरो, 20,100 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए करेक्ट है। जितने बच्चों ने 20,100 बताया था एकदम सही आंसर आपका बनकर सामने आ रहा है। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, एक बार सभी लोग क्लियर कर लें, कन्फर्म कर लें। आशा करता हूँ सभी चीज़ें आपकी क्लियर रही होंगी। ठीक है, तो ये होता है आपका पहला प्रश्न जो कि मैथ्स का था, हालांकि सेट का 45वां क्वेश्चन था। अब अगले प्रश्न पर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। चाल दूरी समय का एक बढ़िया प्रश्न है। जब भी क्लास शुरू होती है, जब रिलेटिव स्पीड को समझाया जाता है, चालों की अनुपात को दर्शाया जाता है, तो उस समय इस प्रश्न को जरूर एग्जाम्पल में ही ले लिया जाता है। आपने कोई क्लास अगर पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, सामान्य चाल की 3/4 भाग से अगर चलता है तो अथरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देर से पहुंचती है। उसे अपने घर और कार्यालय की बीच की दूरी अगर तय करना है तो सामान्य समय, मतलब जो सामान्य चाल से चले, उसमें कितना समय लग जाएगा, ये आपको हल करना है। आइए, चाल का अनुपात लिखिए। ऐसे सोचिए कि जो उसकी चाल सामान्य अगर 1 थी, उसने 3/4 करी, मतलब कम करी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसकी चाल अगर ओरिजिनली 4 थी तो अब घट करके 3 हो गई। ये चाल का अनुपात हुआ। चाल हमेशा समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। सबको पता है कि अगर चाल बढ़ती है तो समय घटता है, चाल घटती है तो समय बढ़ता है। यहाँ पर समय हम कंपेयर कर लें कि समय का जो रेशियो बनकर आएगा वो आपका 3 और 4 का होगा। आपने देखा होगा, यहाँ पर चाल ज़्यादा है तो समय कम लगा, यहाँ पर चाल कम हुई तो समय ज़्यादा लगा। कितना समय ज़्यादा लगा, अनुपातिक रूप से 1 ज़्यादा लगा। रियलिटी में कितना ज़्यादा लग रहा है, 15 मिनट देरी से बेचारी पहुंच पाई है। 1 की तुलना तुरंत 15 से कर दे। अब इसने पूछा है कि वह घर से कार्यालय तक अगर सामान्य समय से पहुंचती तो उसे कितना समय लगता। सामान्य चाल 4 थी, सामान्य समय 3 था, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 15 तो यहाँ 45 मिनट में वह पहुंच पाती। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन देखिए 45 मिनट होगा। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लगाया होगा, हिंदी अंग्रेजी जहाँ पे भी हो, तो आपका सही उत्तर आया होगा 45 मिनट वाले एकदम राइट सोल्यूशन आपने कंफर्म किया था। आप भी सभी लोग हमें बताते चले, कंफर्म होता चला जाए। 46 नंबर 45 मिनट इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आप सभी के सामने। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर से एक पाई चार्ट दिया है उसी प्रकार का जैसा पीछे आपको दिया गया था, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक पाई चार्ट एक परिवार के घरेलू व्यय, जो घरेलू खर्च होते हैं, को प्रतिशत विभाजन दर्शाता है। यदि यह दिया गया है कि परिवार की कुल मासिक आय 32,500, अर्थात टोटल वैल्यू 32,500 रुपये है, तो भोजन और मनोरंजन पर संयुक्त रूप से खर्च की जाने वाली मासिक राशि क्या होगी। अर्थात महीने में भोजन और मनोरंजन पर कुल कितना खर्च किया गया था, ये आपको बताना है। जब कभी इस तरह से पाई चार्ट में सारे डेटा को परसेंटेज के आधार पर दिया जाए तो टोटल जो वैल्यू होती है वो 100% के बराबर होती है। 100% 32,000 यहाँ पर कितना दिया है बताइए, 500 दिया है। हमसे भोजन और मनोरंजन का संयुक्त व्यय पूछा है, तो भोजन कहाँ है आप देख लीजिए, 27% है, और मनोरंजन देखिए 9 है, 27 9 मिलकर 36 होता है। अगर मैं फूड अर्थात भोजन और इंटरटेनमेंट अर्थात मनोरंजन, इनको जोड़ दूं तो कुल मिला के 36% आया है। आप सभी को अगर इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे तो 100% का मान आपको 32,000 कितना दिया है, बोलो 500,
और हम लोगों से इसका दोनों का खर्च अर्थात 36% का मान पूछा है। डायरेक्ट भी जाकर आप कैलकुलेट कर सकते थे, 36% निकालना है। 2 जीरो देखिए इसके सीधा ऐसे खत्म हो गए। 36 का गुणा कर दे 325 से। 325 गुणे अगर मैं 36 करता हूँ तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अंत में जीरो आना तय है, लेकिन प्रॉपर इसका मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए। 36 पंचे अगर आप देखो, 36 दूना 72, 144 होता है, या 6 पंचे 30, अगर सुन लीजिए सभी लोग 36 पंचे करेंगे क्योंकि चौके तो करने से मतलब नहीं है। तो आप यहाँ पर 36 पंचे अगर करते हैं तो पूरी वैल्यू 007 11,700 रुपये हो जाएगी। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपके लिए सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन बन रहा है। बिल्कुल सही, जितने लोगों ने 11,700 बताया है एकदम परफेक्ट सोल्यूशन आपने देखा है। 48 दिन होता है। 49 पर आ जाइए। ये भी देखिए वेन डायग्राम के जनरल प्रश्न है। वेन डायग्राम क्या है? बेसिक परसेंटेज है। परसेंटेज का इस तरह का उपयोग आपसे पूछ लिया गया है। एक कार्यालय में 30% कर्मचारी महिलाएं हैं। कार्यालय में जितने कर्मचारी होते हैं वो 30%, अगर हम परसेंटेज के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो 30% तो फीमेल है, करेक्ट। महिला कर्मचारी, सॉरी 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी मैरिड है, विवाहित हैं। तो कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। अगर हम टोटल कर्मचारियों की संख्या को 100 मान लें, 100 मान कर चलते हैं और 100% मान लेते हैं, इसमें से 30% क्या है? महिलाएं हैं, फीमेल है। ध्यान दीजिएगा, तो पक्का है कि मेल आपके कितने हो जाएंगे? 70% हो जाएंगे। अब प्रश्न में हमसे कहा है कि 60% महिला कर्मचारी, जैसे अगर यहाँ पर फीमेल है, इसमें 60% अगर हम इसका करते हैं तो 60% इसका हो जाएगा 6 18, केवल 18। कैसे करेंगे? 60/100 गुणे 30 कर दीजिए। आपका एक 18 महिला महिला विवाहित है, जैसे विवाहित की बात कर रहा है ना, तो विवाहित कितने हैं ये हम लोग कंफर्म कर रहे हैं। 60% अगर इसका कर देंगे तो 18 महिलाएं विवाहित हैं, और कह रहा 40% पुरुष। 40% इसका अगर हम लोग करेंगे, 40/100, 7 चौके 28, 28 तो पुरुष विवाहित हैं। दोनों जोड़ दिया, 8 8 16, 2 1 3, 46% टोटल विवाहित लोग हैं। टोटल कितने हैं? टोटल 46% विवाहित लोग हैं। अगर 100 का टोटल आंकड़ा था, 100 की टोटल संख्या थी, जिसमें 46% अगर विवाहित थे तो 100 में से सीधा 46 घटा दे, 54% यहाँ पर कर्मचारी क्या है बताएं? अविवाहित है। ऑप्शन नंबर डी अगर आपने लगाया है तो एकदम सही आंसर आपने बताया है, बहुत बढ़िया। 49वें का अर्थात इस सेट के हिसाब से 49वां प्रश्न था जो मैथ्स का था। आपको भी जो प्रश्न अगर ऐसा लगे डाउट में है, आप जरूर कंफर्म करिए। मैं अपने हिसाब से जो हमसे बेहतर हो सक रहा है हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 54%। और अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, जिससे कि कनेक्टिविटी हमारी आपकी हमेशा के लिए बनी रहे, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। 11 सदस्यों वाली एक क्रिकेट की टीम है जिसमें जो कैप्टन साहब हैं, कप्तान जी हैं, उनकी आयु 29 साल है। कैप्टन साहब की उम्र कितनी है? 29 साल है। सॉरी 29, 39 ज्यादा हमने लिख दिया। कैप्टन की उम्र देखिए 29 साल है। अब इसमें बढ़ते हैं, और विकेट कीपर जो यहाँ पर WC जिसे विकेट कीपर कहा जाता है, कप्तान से 4 वर्ष बड़े हैं। अगर 4 जोड़ देते हैं, 29 4 33 साल के हो जाते हैं। अगर हम देख रहे हैं कैप्टन की उम्र कितनी है? 29 साल है, और कप्तान की उम्र 33 साल है। कहा यदि कप्तान और विकेट कीपर की आयु को छोड़ दिया जाए। कप्तान और विकेट कीपर अर्थात क्रिकेट की टीम में टोटल 11 सदस्य होते हैं। अगर हम 2 सदस्यों को अर्थात कप्तान और विकेट कीपर को छोड़ दें तो टीम के बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 2 वर्ष कम हो जाती है, 2 वर्ष घट जाती है। टीम की औसत उम्र पूछ रहा है। देखिए, अगर पूरी टीम की औसत उम्र जैसे 11, यहाँ पर आप लिख दीजिए सभी संख्या जो पद हैं, मतलब अगर यहाँ पर टोटल संख्या बात करें खिलाड़ियों की और उनके औसत की बात करें, देखिए ध्यान से, बहुत ही आराम से इस तरह के प्रश्न को सोल्यूशन हम कर सकते हैं, बता सकते हैं। खिलाड़ी कितने थे? 11। औसत हमको नहीं पता, हमने माना n। अगर हम कप्तान और विकेट कीपर अर्थात 2 को निकाल दें, छोड़ दें, तो संख्या हो गई 9, और औसत भी देखिए 2 घट गया है और n-2 हो गया, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब अगर यहीं से हम आपको बताना चाहें कि जो दोनों खिलाड़ी थे, कप्तान और विकेट कीपर, इनकी इनकी योग क्या होगा, इनकी वैल्यू क्या होगी, तो आप इस संख्या को ले लो। लेकिन इसके पहले आप इसको, जैसे एक क्रिकेट वाला प्रश्न होता था उस तरह का, उसमें भी इसको काट कर 1 बना दें, इसको भी काट कर 1 बना दें, मतलब कुल मिला के यहाँ 1 करने के लिए 2 से भाग करना होगा, तो इसको भी 2 से भाग करना होगा। 1 की कमी हो रही है, और जब कोई समूह से निकलता है और यहाँ कमी होती है, आप इधर जाइए, इस 1 को मल्टीप्लाई करिए और जोड़ दीजिए। यह उनका औसत आया। वो खिलाड़ी जो दोनों हैं उनका औसत है, उनके योग का औसत है। और औसत है तो अगर हम औसत गुणे संख्या कर दे, या औसत जनरली वहां से भी निकाल सकते हैं, n+9 उन दोनों का क्या है भाई? औसत है। ध्यान दीजिएगा, यहां से भी अगर हम औसत कर दें तो औसत कितना होगा? 9 3 12, 3 2 5 1 6 है 62। 62 बटा अगर हम 2 कर देते हैं, 31 क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। किसका किसका? कैप्टन और विकेट कीपर की आयु का औसत यहाँ पर कितना हो गया? 31 है।
और यहाँ पर भी औसत आपके पास n+9 है, तो n+9 बराबर हम कितना कर देते हैं, 31 कर देते हैं। तो n बराबर 29, 22 9 31 होता है। 22 साल पूरी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का औसत है। राइट सोल्यूशन इसका 22 होगा। जितने लोगों ने कंफर्म किया है एक बार जरूर कंफर्म कर लें। यहाँ पर 22 यहाँ पर पूरे क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का कंप्लीट एवरेज माना जाएगा। आप सभी लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने किया है, कंफर्म किया है। डायरेक्ट भी जा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। डायरेक्ट भी वर्बल आप लोग कंफर्म कर सकते हैं। आई होप सबका समझ में आ रहा होगा, सबको क्लियर कंफर्म हो गया। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए कैसे कैसे कहा था। संख्या है, औसत था, और यहाँ से संख्या का मतलब वो पूरे टीम के सदस्य थे, उसमें से 2 अगर हम कैप्टन और विकेट कीपर को हटा दें तो संख्या 9 हो गई। औसत 2 घट गया। जब समूह से कोई निकलता है, जैसे 2 लोग निकले हैं, 1 लोग से निकले नहीं हैं, तो 2 की कमी हुई है। पहले 2 से इसको भाग करो, 2 से इसको भाग करो, 1 की कमी अर्थात 9 से गुणा करें, पुराना औसत ले प्लस कर दें, तो दोनों खिलाड़ियों की औसत हमको प्राप्त हो जाएगी। करेक्ट है, औसत प्राप्त हो जाएगी। अब औसत को हम लोग क्या कर दें, यहाँ से भी उन खिलाड़ियों का अर्थात क्रिकेट और जो कैप्टन थे और विकेट कीपर का औसत निकाल दें। औसत को औसत से कंपेयर कर लें, डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। करेक्ट है। चलिए तब तक इस प्रश्न पर आइए। कल भी देखिए पहले शिफ्ट में इस तरह का एक प्रश्न पूछा गया था। दरअसल ये जो प्रश्न होते हैं इंजीनियरिंग के प्रश्न होते हैं, जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होती है इंजीनियरिंग में, वहाँ पर ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं जहाँ पर किसी 2 ऑपरेटर के बीच में जो है एक रिलेशन दे करके उसको अच्छे से ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ पर सिंबल दिया है a, यहाँ पर साइन है इसके साथ b, और ये लिखा है a² + b, इसकी वैल्यू दिया है। दूसरी तरफ हमसे कहा अगर इनके बीच यह साइन है तो इसका मान हो जाएगा b² + a। इसमें पहले और सेकंड लेटर को ध्यान से देखने की जरूरत है। करेक्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमसे पूछा है 3 और यह साइन देखिए इसके बीच 6 है, और इस साइन को देखिए यहाँ पर इसके साथ प्रेजेंट किया है 2 का। कंफर्म करिए सभी लोग, थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए आवाज को लेकर के भी जी। बस एकदम बता दे रहा हूं, अब सब लोग यहाँ पर कंफर्म करिए इसको। हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे ये जो साइन है, ये साइन कहती है कि आप पहले का वर्ग करो दूसरे में जोड़ दो। इन दोनों की भी देखो ये साइन है, तो इसका वर्ग करिए, कितना हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस कितना कर दे 6, 3 3 9 6 कितना हो जाएगा 15, और इसके बीच क्या लगा दो 2। ये जब साइन बीच में देखो टिल्ड साइन ए वाली लगी है, जिसे अपॉस्ट्रोफी ऐसे जनरल हम लोग लगा देते हैं, इसका अर्थ होता है कि सेकंड का वर्ग करना। ध्यान देना, सेकंड का वर्ग होगा 2 का वर्ग 4 होगा, प्लस पहला जुड़ेगा 15, तो 15 4 यह वैल्यू कितनी हो जाएगी 19। आया था 19, सब लोग कंफर्म करिए 19 आया होगा इस प्रश्न के लिए। डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन। अगर 19 आया तो एकदम परफेक्ट है, एकदम सही किया है ना। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही सोल्यूशन किया होगा। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एक सर्वेक्षण होता है, कोई इंक्वायरी सर्वे होता है बेसिकली, उसमें 60% लोगों ने विकल्प ए को चुना था, 40% लोगों ने विकल्प बी को पसंद किया था। यदि कुल 500 ही उत्तरदाता थे तो कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया था। ध्यान से समझिएगा, सबसे बड़ी बात कि 60 और 40 जुड़कर 100 है, अर्थात सभी के सभी के बारे में हमसे बात कर ली गई है। 60% इसमें विकल्प ए चुनने वाले हैं और 40% यहाँ पर विकल्प बी चुनने वाले हैं, और टोटल यहाँ पर 500 लोग आंसर किए हैं। उसमें से हमसे विकल्प ए चुनने वाले लोगों की संख्या पूछ रहा है कि उनकी संख्या कितनी हो जाएगी। तो 60% सीधा 500 का कर दीजिए, 500 गुणे 60/100 कर दें। यहाँ पर जब हल करेंगे तो हमारे पास 5 छंगे 300, अर्थात यहाँ पर विकल्प ए चुनने वाले अभ्यर्थी या जो सर्वेक्षण में प्राप्त व्यक्ति हुए उनकी संख्या टोटल डी ऑप्शन है, अर्थात 300 है। आप लोग उतार सकते हैं, देख सकते हैं। अगर कहीं कंफ्यूजन होगा तो आप जरूर हमें बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलो ये 60वां डन होता है इस सेट के हिसाब से। अगले प्रश्न पर आ जाइए। देखिए वेन डायग्राम के प्रश्न आपसे पूछे गए थे, यहाँ पर भी एक शानदार सा सवाल पूछा गया है। थोड़ा सा डाउट तो आया ही होगा जिसने जिसने इसको किया होगा। एक बार सुनिएगा, 40 विद्यार्थी हैं एक कक्षा में, 20 ने केवल जीव विज्ञान चुना है। 20 ने तो केवल जीव विज्ञान चुना है। केवल चुनना जीव विज्ञान और जीव विज्ञान चुनना दो अलग अलग बातें होती हैं। और आगे बढ़िए, 15 ने गणित चुना है, लेकिन जीव विज्ञान मतलब बात वही है लेकिन घुमा के कही गई है। 15 ने गणित चुना है लेकिन जीव विज्ञान नहीं चुना है, मतलब उन्होंने भी केवल गणित चुना है। यह दिया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी जो वहां पर थे 40 के 40, उसमें या तो गणित या तो जीव विज्ञान या दोनों को चुनते हैं। उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों को चुना है। अब आप देखो, सबसे पहले इस टाइप के जब प्रश्न आए तो यहां पर एक बना दो मैथ का, दूसरा बना दो बायोलॉजी का। करेक्ट है। प्रश्न को पढ़िए कैसे लिखा है। 20 ने केवल जीव विज्ञान, जैसे यहां पर संख्या बना दो 20। ये जो आंकड़ा होता है, जैसे देखिए कभी भी अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो पूरा सर्कल, जैसे अगर हम इसको ऐसे कलर कर देते हैं, ये पूरा सर्कल बायोलॉजी का है। इसमें से अगर हम इस रीजन को छोड़ दें, इस रीजन को, तो ये पूरा रीजन केवल बायोलॉजी वाले हैं। 15 ने गणित चुना है लेकिन जीव विज्ञान नहीं, मतलब केवल गणित चुनना। यहां पर वो 15 का आंकड़ा है जो इधर साइड है।
अब आपको पता है कि इसका अर्थ हो गया कि यहां पर एक आंकड़ा होगा जो गणित से भी संबंधित होगा, जो जीव विज्ञान से भी संबंधित होगा, और हम सबको ये पता है कि इनकी कुल संख्या 40 है और हमसे यही पूछा है कि वह आंकड़ा क्या होगा। तो इस आंकड़े को कैसे कंफर्म करेंगे? 20 और 15 35 होगा, 35 प्लस x कर दें बराबर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो x बराबर भैया 5 होगा, अर्थात 5 ऐसे बच्चे थे जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों को सेलेक्ट किया था। ऑप्शन नंबर बी अगर आप लगाए होंगे तो एकदम परफेक्ट सोल्यूशन आपने बताया था। एकदम सही किया ना, बहुत बढ़िया। चलो अगले प्रश्न पर आओ। 68 डन होता है, 69 पर पहुंचिएगा। अब हमसे प्रोबेबिलिटी भी पूछ लिया। 52 पत्तों की एक गड्डी है, इक्का निकलने की प्रायिकता क्या होगी? इक्का मतलब एस। आप सबको बता दूं कि 52 अगर टोटल हैं तो 52 में 26-26 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 ही रेड कार्ड होते हैं, करेक्ट है। 26 में भी 13-13 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 13 यहाँ पर स्पेड। अब अगर ब्लैक में जाए तो स्पेड क्लब होता है, और रेड में हार्ट और डायमंड होता है, हार्ट और डायमंड होता है। और इन 13 की कहानी बता दूं कि 13 में 3 तो फेस कार्ड होते हैं, जान लीजिए, क्योंकि आगे हो सकता है कल की शिफ्ट में इससे रिलेटेड प्रश्न और बन जाए। फेस में आपको एक किंग मिलेगा, एक क्वीन मिलेगी, एक जैक मिलेगा, एक एस मिलेगा। एस को ही एक कहते हैं, इक्का कहते हैं। और एस यहां भी होगा, एस यहां भी होगा, और एस यहां। बहुत प्रोबेबिलिटी मैंने पढ़ाई है, आपने भले को, क्योंकि पुलिस में होता नहीं है इसलिए पुलिस के लिए तो नहीं पढ़ाया हूं, तो श्योर करो, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत पढ़ाया है। अब एस की प्रायिकता हमसे पूछिए क्या है? प्रायिकता किसी भी इवेंट की हमेशा उस इवेंट की टोटल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ, सॉरी, उस इवेंट में, उस घटना में जो हम चाहते हैं उसके टोटल आउटकम्स, और डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स मतलब कंप्लीट आउटकम्स क्या है, इसका रेशियो होता है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से छोटी होती है, 0 से बड़ी होती है। एस की कुल काउंटिंग 4 है, 4 है, और टोटल कितने हैं हमारे पास? 52 है। 4/52 कर दें, 4 1 के 4, 4 13 बार 52। 1/13 अगर आपने इसका सोल्यूशन किया है तो राइट सोल्यूशन है सी ऑप्शन। 1/13 करेक्ट हल है जो आप लोग लगा सकते हैं इस प्रश्न के लिए। बिल्कुल सही बात है, 1/13 अगर इस प्रोबेबिलिटी के प्रश्न को आपने किया है तो बिल्कुल सही आंसर आपने किया है। अगले प्रश्न पर आइएगा। एक महिला क्या कहती है? एक महिला ने कहा, यदि आप मेरी आयु के अंकों को पलट देते हैं, मेरी जो उम्र है, उसने कहा अगर इसके अंकों को पलट देते हैं, आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो आपको मेरे पति की आयु मिल जाएगी, पति की उम्र प्राप्त हो जाएगी। वह बड़े हैं, अर्थात पति बड़ा है, और उनके बीच आयु का अंतर उनके योगफल का 11वां हिस्सा है। जो अंतर है योगफल का 11वां भाग है। तो आदमी की उम्र पूछ रहा है, मतलब पति की उम्र पूछ रहा है। अगर जैसे ऑप्शन के हिसाब से चले, मान लो अगर हमने कहा चलो पति की उम्र 45 मानो, तो महिला तो 54 हो नहीं सकती, क्योंकि महिला छोटी है, पति बड़ा है। 63 अगर मानिए तो चलो पति की उम्र 63 माना तो महिला की 36 हो जाएगी। अब यहां पर अगर डिफरेंस करिए, 13 से 7 6 होता है, 13 से 6 7 होता है, 5 से 3 2 होता है, जबकि जोड़ करके देखिए 6 3 9 होता है, 99। क्या 11 गुना है? नहीं है, छोड़ दीजिए, ये भी नहीं होगा। ये 36 भी नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताइए? वही कारण है, क्योंकि महिला अगर पति को 36 मानेंगे तो महिला को 63 लेना पड़ेगा। अब आता है डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन अगर हमने पुरुष की उम्र, पति की उम्र 54 माना तो पत्नी की 45 हो गई। अंतर कर दो तो यहां पर 9 है, और योग कर दो तो 99 है। सीधा सीधा देखिए 11 का गुणा है कि नहीं? यस, 11 गुना है। तो इसलिए यहां पर अगर डी ऑप्शन आपने लगाया होगा, 54 साल पति की उम्र, तो इसका सही उत्तर बनकर आया होगा। जितने लोगों ने 54 बताया एकदम करेक्ट आंसर बताया है। बढ़िया प्रश्न था। आप एज रिलेशन आज आपको दिख गया। कल मैंने एक एनालिसिस लिया तो मैंने कहा था आप लोगों से, जो छूट रहा है वो आएगा। जैसे पार्टनरशिप आज आया, एज आज आया, मैंने उस एनालिसिस का वीडियो कल देखिएगा तो मैंने उसमें स्पष्ट किया था, जो जो कल छूटा था आज उसको कवर कर रहा है, और जो जो कल दिया था छोड़ रहा है। जैसे बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, ट्रेन कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट, उस तरह से जो प्रश्न थे छोड़ रहा है। मतलब ज्यादा ऐसे ही रिलेवेंट बना रहा है, जैसे एक पेपर बनाने वाला जो पेपर बनाता है एक किताब लेकर के, और उसमें जो उसको समझ में आ रहा है टिक करते चला जा रहा है, बस ध्यान दे रहा है कि क्या पूछ लिया था क्या नहीं पूछा था। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, और इनमें 75% तो पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष श्रमिक हैं, ठीक है, तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या क्या है? कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या अगर हम 100% मान लें, 100 में इसने कहा जो 60% ऐसे हैं जो 30 प्लस वाले हैं, 30 प्लस के हैं, और उसमें भी 75%, इसमें भी ध्यान दीजिएगा, इसका 75%, 75% इसमें देखिए, समझिएगा 30% जो 30% अधिक आयु के हैं, अब इसमें पुरुष महिला दोनों होंगे, अब इसमें कंफर्म थोड़ी है। 30 से अधिक उम्र वाले यहां पर श्रमिक कितने हैं? 60% हैं, मतलब उनकी संख्या एक तरह से सोचो 60 है।
कंफर्म करते चलिए 60 है। 60 लोग 30 से अधिक उम्र के हैं, जिसमें 75% क्या है बोलो, पुरुष हैं। तो 75% होता है 3/4। अगर मैं 60 का 3/4 करता हूं, 60 का भैया 3/4 करना, 4 15 बार, 15 तिया 45, 45 ऐसे होंगे जो कि 30 से, देखो पढ़िए, 45 ऐसे होंगे जो 30 से अधिक उम्र के हैं, लेकिन साथ साथ क्या है, मेल हैं। मेल है मतलब पुरुष हैं। अब इसने हमसे कहा 30 से अधिक उम्र वाले मेल कितने, यहां पर 45 है, और उनकी संख्या क्या है, 135 है। तो कारखाने में श्रमिकों की संख्या बताओ। ये जो 45 है, अगर इसके आधार पर सोचो तो 45% है कि नहीं, बिल्कुल है। 100 का क्या है, 45% है। 45% की वैल्यू यहां पर 135 श्रमिक पुरुष हैं, 135 के बराबर है। हमसे टोटल पूछा है, टोटल तो 100% है ना, टोटल 100%। 45 3 बार जाएगा, 3 का 100 से गुणा कर दीजिए। कुल श्रमिकों की संख्या 300 थी। इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। अगर 300 आपने लगाया था, एकदम कंफर्म था, आप सभी लोग कंफर्म कर सकते हो, 300 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर माना जाएगा। फिर साउंड में दिक्कत हो रही है कुछ दिक्कत हो रही है भाई, मौसम का भी इस समय है। मैं साउंड को एक बार चेक करवा ले रहा हूं फिर से टीम से बोल करके, और अगर समस्या है तो सही करवा दिया जाए ना। चलिए एक बार सभी लोग कंफर्म करते चलिए जरूर। साउंड अगर दिक्कत आए तो आप कमेंट में बताते चलिए, जिससे कि हम उसको सही करते चलें। यस, हाँ, चलिए बाय, क्लियर हो रहा है ना। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक सेब की कीमत 20% जब घटाई जाती है तो व्यक्ति को 54 में 10 सेब अधिक खरीदने पड़ते हैं। खरीद मतलब मिल जाता है। जैसे आप सबको पता है कि अगर हमारा कोई बजट हो किसी चीज को लेकर के, मैंने इसके प्रश्न कराए थे और कल ये पूछा भी गया था, दोनों शिफ्ट में आया था। 20% की कमी अगर जब होती है दाम में तो 54 में 10 सेब अधिक प्राप्त हो जाते हैं। तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत बताओ क्या है। एक दर्जन घटा हुआ कीमत मतलब एक दर्जन का मूल्य बताओ, लेकिन घटा हुआ बताओ। जैसे हमने क्या किया, 20% इसका दाम घटा, अगर हम इसको 1/5 कहते हैं, 20% को कहते हैं, हमने रेट लिखा और हमने मात्रा लिखा। दो चीज ध्यान दीजिएगा, रेट और मात्रा। रेट अगर घटेगा तो मात्रा बढ़ेगी। रेट क्या है, ऐसे 5 अगर ओरिजिनल था तो 5 में एक कम होकर के नया रेट कितना हो गया, 4। मतलब अगर इस हिसाब से सोचो तो 5 से 1 घटकर 4 हो गया। मात्रा रेसिप्रोकल कर दीजिए, 4 से 1 बढ़कर 5 हो जाएगी। पहले रेट अगर मेरा 5 था तो रेट अब घटकर 4 हो गया। उस हिसाब से अगर रेट ज्यादा था तो कम सामान मिलता था, कम है तो ज्यादा सामान मिल रहा है। आप ध्यान से देखिए, कंफर्म हो जाएगा। मात्राओं में फर्क कितने का आया, 1 का आया। यस, क्लियर है। और यहां मुझे क्या हुआ कि 54 में 10 सेब ज्यादा मिल गए, 54 में 10 सेब ज्यादा मिल गए। चलो 54 रुपए में 10 सेब ज्यादा मिल गए तो 1 रुपए में कितना मिल जाता, 10 से घटा दे, 5.4 हो गया। अब अगर मुझे एक सेब का घटा हुआ मूल्य निकालना है, एक सेब का अगर मुझे घटा हुआ सेब मूल्य निकालना है, ये है घटे हुए की मात्रा। इस मात्रा से जब भाग करेंगे तो रेट आएगा, मतलब 5.4 बटे मैं 5 कर दूं। लेकिन यह एक सेब का मूल्य है, हमें तो 12 का निकालना है। 12 मतलब 1 दर्जन, क्योंकि हम सबको पता है कि 1 दर्जन बराबर क्या होता है, 12 समान होता है। 1 दर्जन बराबर भैया कितना होता है, 12 समान होता है। इसको सॉल्व करें, 12 चौके 48 की 8 हासिल 4, 12 पंचे 60, 60 4 कितना होता है, 64 बटा 5 कर दो, 5 1 के 5, 5 2 10, 5 9 45, 5 6 30, 12.96 रुपए होगा प्रति दर्जन घटा हुआ मूल्य, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में दिया हुआ है। अगर ए आपने इस प्रश्न का सलूशन दिया है तो एकदम सही उत्तर दिया है। ऐसा प्रश्न कल की दोनों शिफ्ट में था, आज की भी पहली शिफ्ट में था, तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको ध्यान से कंफर्म कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर आइए। एक गिलास में दूध और पानी 3:5 के अनुपात में है, मिलाया जाता है। दूसरे गिलास में उन्हें 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। दो गिलास हैं, ध्यान दीजिएगा, एक गिलास 1 है जिसमें दूध और पानी, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा तो मैं इसको एकदम क्लियर कर देता हूं। दो गिलास है, एक गिलास 1 है जिसमें मिल्क एंड वाटर 3:5 के अनुपात में है। दूसरे गिलास में देखिएगा, गिलास 2 में चलते हैं, यहां पर मिल्क एंड वाटर, ऐसा प्रश्न भी सीट में जब हम लोग एलिगेशन मिक्सर पढ़ रहे थे तो वहां कराया गया है। यहां पर 6:1 के अनुपात में है। कह रहा दोनों को ऐसा मर्ज करो, एक नई गिलास बने जिसमें G1 + G2 हो जाए। ऐसा मिलाओ, इस रेशियो में मिलाओ कि दूध और पानी बराबर बराबर हो जाए, मिल्क एंड वाटर क्या हो जाए, 1:1 हो जाए। इसके लिए आप चाहे दूध का सहारा ले लो चाहे पानी का सहारा ले लो, किसी से भी प्रश्न हल हो जाएगा। चलो विद द हेल्प ऑफ, अगर हम मिल के चलते हैं, सोचो पहले गिलास में दूध कितना है, 3 है, और टोटल मात्रा कितनी थी, 8 थी। 3 5 8 मतलब 3 दूध का भाग था कुल 8 में से, टोटल भाग कितना था, 8।
यहां पर दूध कितना है बताएं, यहां पर दूध 6 है और टोटल मात्रा कितनी है 7 है, 6/7। यहां पर दूध कितना आप बनाना चाहते हो 1 है और टोटल कितनी मात्रा है 1/2। एलिगेशन लगा दीजिए, रेशियो बन जाएगा। आप जैसे दूध से बना रहे हो ऐसे पानी से भी बना सकते हो, 5/8, 1/7, 1/2 तब भी बन जाता। अब डिफरेंस कर डालिए भाई, इसका डिफरेंस करेंगे 3/8 माइनस अगर 1/2 करता हूं, 3 दूना 6, 8 दूना 8 मतलब 6, 3 दूना 6 8 मतलब एक प्रकार से 2/16 होगा अर्थात 1/8 आएगा। इधर चले आइए, अब 6/7 से अगर मैं 1/2 का डिफरेंस करता हूं, डिफरेंस का मतलब अंतर, कोई वहां प्लस माइनस का सिस्टम नहीं रहता है। 6 दूना 12 7, 5/14 हो जाएगा, 5/14 हो गया। ये रेशियो बना, थोड़ा इसको काट पीट लीजिए अपनी जरूरत के हिसाब से। 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 होता है, 7 ऊपर जाएगा, 5 चौके 20 अर्थात 20:7 हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन हो जाता। बहुत बढ़िया प्रश्न था, कितने लोगों ने किया था कमेंट तो करते चलो, सब लोग क्लियर बताते चलिए, जिससे कि हम भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में रहे ना, हमको भी समझ में आए कि आपका रिस्पॉन्स कैसा था। ये आसान सा प्रश्न था, ये पहले शिफ्ट में पूछा गया था इस तरह का ऐसा ही प्रश्न, इसलिए मैं कह रहा हूं ना पहली शिफ्ट को रिलेट कर रहा है। 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य, मतलब 72 का जो सीपी है वो बराबर है 60 के एसपी के, 60 का एसपी है। जो 72 का सीपी है 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, 12 छंगे 72, 12 पंचे 60, सीपी बटा एसपी कर दें, रेशियो बन जाएगा 5/6 अर्थात 5 में खरीद कर कोई सामान 6 में बेचा जा रहा है। बोलो कितने का फायदा है, 1 का फायदा है। 1 गुणे 100 बटे कितना कर दें, 5 कर दें, तो 5 से भाग कर दें भैया, 20% का लाभ है इस व्यापार में, इस सौदे में दुकानदार को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर है, एकदम कंफर्म आप लोग समझ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। यदि केले का इस तरह का, जब मैंने कभी लाभानी पढ़ाया होगा तो यही सीक्वेंस फॉलो किया था, और उसी सीक्वेंस पर देखिए 2 प्रश्न ऐसे बने होंगे। केले को ₹50 में 60 की दर से खरीदा जाता है और 60 में 50 की दर से बेचा जाता है, लाभ परसेंट बताओ। मतलब कहा है कि 50 रुपए में 60 केले खरीदते हैं और 60 रुपए में 50 केले बेचते हैं, लाभ परसेंटेज बता दो। इसका तरीका समझिए क्या होता है। यहां लिखिए भाई मात्रा संख्या और यहां लिखिए दाम। सोचो कितने केले खरीदते हो क्रय मूल्य के दौरान। चलिए आप 60 केले खरीदते हो 50 रुपए में, और उधर चलिए आप 50 केले बेचते हो 60 रुपए में। ये प्रश्न है, ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब ऐसे में हमको संख्या अर्थात दोनों की संख्या बराबर कर दो, तो कंपेयर करना उनके रेट को कंफ्यूजन में नहीं होता। अर्थात संख्या कैसे बराबर होगी बोलिए। अगर मैं इसको 6 से गुणा कर दूं, इसको 5 से कर दूं, तो यहां पर या 6 पंचे 30, 300 हो जाएगा, ये भी आपका 300 हो जाएगा, बहुत बढ़िया सेट हो जाएगा। और उसमें गुणा भी मत करो, उसकी जरूरत भी नहीं है। सीधा 5 का गुणा 50 से करिए, 250 हो गया। 6 का गुणा इससे करें, 360 हो गया। इसको कर भी लेंगे तो कोई फायदा थोड़ी है, 300 300 लिखा ही रहेगा, कोई उपयोग ही नहीं है। सीधा इसका जीरो भी खत्म कर दें, 25 से 36 देख लो कितना बढ़ रहा है, 11 बढ़ रहा है। 11 गुणे आप 100 बटे कितना लागत है बोलो, 25 लागत है। 25 से हमने भाग किया, 25 चौके 100 होता है, 11 चौके 44% का लाभ होता है। डी ऑप्शन आपके इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन बनेगा। एकदम उतार लीजिए, डी ऑप्शन जितने लोगों ने किया है एकदम करेक्ट आंसर आपके सामने है, डी ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। लासा देखो पूछा है और बढ़िया है, ये लोग बहुत बढ़िया दिमाग लगा के इस पेपर बनाए। ठीक है, अभी मैं बाद में बात करता हूँ, आइए समझते हैं। 12 है, 18 है, 20 है और 25 है, हमसे लासा पूछा है। ऐसी सबसे छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए लासा कहलाती है। जो 12 से कटे, 18 से कटे, 24 से कटे, 25 से कटे, वही लासा है। सबसे बढ़िया मुझे 18 लग रहा है। जो 2 से कटे, 9 से कटे, वह संख्या ढूंढो। 2 से कटने का मतलब सबके अंत में 0 2 4 6 8 हो, वह संख्या आपकी 2 से कटती। 9 से कटने का मतलब संख्या का संख्या के सभी अंकों का जोड़ 9 के पहाड़े में आए। 8 8 16 नहीं कटेगा, 9 2 11 नहीं कटेगा, 8 6 14 नहीं कटेगा। कुल मिला के अपने लिए एक ही चारा, एक ही सहारा है, और वो है बेचारा डी ऑप्शन। 900 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। अगर आपने किया होगा तो एकदम सही आपने बताया होगा, सही है ना। चलो डी ऑप्शन, बाकी वो सबसे कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 18 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा और 25 से भी कट जाएगा, इसलिए वही अपना एलसीएम हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं। ये भी एलसीएम बेस्ड ही प्रश्न है। वह छोटी सी छोटी संख्या आपको बतानी है जो 4 से, 6 से, 8 से, 10 से, 12 से जब विभाजित की जाए तो सभी परिस्थितियों में 3 शेषफल आए। तो ऐसे जब प्रश्न बने तो नियम तो ये होता है कि आप इन सभी का एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लो भाई, एलसीएम। और एलसीएम बहुत ओरल है, 120 होगा। उस जो एलसीएम आए उसमें 3 जोड़ दो तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप एक काम करिए, सब में 3 घटा दीजिए, जैसे घटाएंगे 129 होगा,
जैसे घटाएंगे 114 होगा, जैसे घटाएंगे 120 होगा, जैसे घटाएंगे 117 होगा। जो सबसे अब कट जाए वही प्रश्न का सही हल होगा। 10 से कटने का मतलब अंतिम में शून्य हो, तो ना तो इसमें शून्य है, ना इसमें शून्य है, ना इसमें शून्य है। 120 कटेगा तो 120 इसका एलसीएम होगा और 3 जुड़ने के बाद 123 इसका सही उत्तर होगा, जो सी ऑप्शन में आपको दिया है। सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन। अगर 123 लगाया है तो परफेक्ट सोल्यूशन आपके सामने है। 139 पर आइए। एक निश्चित कार्य को 120 दिन में कर सकता है। कौन कर सकता है? ए कर सकता है। कहता है कि मुझे काम सौंप दो, मैं इस काम को 120 दिनों में डन कर दूंगा। आई बात समझ में? बी कहता है मैं ए से 60% अधिक कुशल हूं। जितना मतलब बी की जो यहां पर अपनी टैली है वो कहता है कि मैं ए से 60% ज्यादा कार्य कुशल हूं। उसी कार्य को करने में अगर बी को हम दे दें कि भैया तुम करके बताओ, तो वह कितना समय लगाएगा। आइए समझते हैं इस चीज को, ध्यान से समझिएगा कैसे करा जाएगा, देखिएगा समझिएगा। यहां पर हम लिखते हैं क्षमता, क्षमता, और यहां लिखते हैं समय। क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसे चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, उसी प्रकार क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहां पर एक व्यक्ति ए है, दूसरा व्यक्ति बी है। कह रहा बी जो है ए से 60% ज्यादा कुशल है। तो 60% मतलब होता है क्या बताएं? 20 तिया 60, 20 पंचे 100, 3/5 होता है। अगर इसकी क्षमता 5 है तो इसकी क्षमता 8 होगी। चाहे ऐसे भी लिख सकते थे, 100 और 160 भी लिख सकते थे। ये क्षमताओं का अनुपात है तो भैया ये समयों का अनुपात हो जाएगा, 8 और 5 का हो जाएगा। अब हमसे कहा है कि इसका समय किसका लगा है, बोलिए। ए का समय कंफर्म है 120 दिन। ए का समय यहां कितना है? 8 है। 8 बराबर 120 कर दो। बी का समय कितना है? 5 है। तो 5 बराबर बोलिए क्या होगा? 8 से करे 15, 15 पचे 75। बोलिए कितना दिन लगेगा? 75। अगर मैं काम को बी से करवाता हूं तो बी को कुल मिला के कितना दिन लगने वाला है? 75 दिन लगने वाला है। 75 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। आप सभी लोग डायरेक्टली बता सकते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। ये एवरेज स्पीड का प्रश्न है। बहुत बढ़िया से क्या करना था, एक व्यक्ति 600 किलोमीटर की दूरी एक ट्रक से तय करता है और ट्रक की गति रहती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर क्या करता है, हवाई जहाज से वह 800 किलोमीटर की दूरी तय करता है जो 400 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। फिर क्या करता है, वह 100 किलोमीटर की दूरी को मोटरसाइकिल से तय करता है। तो पूरी दूरी के लिए औसत चाल आपसे पूछ रहा है। औसत चाल जो होता है सबको पता है कि टोटल डिस्टेंस मतलब कुल दूरी बटा कुल लगा समय होता है, कुल समय होता है। इसको दिमाग में रखिएगा, बहुत ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले 600 किलोमीटर की दूरी थी और उसको कितने समय में तय किया था? किस चाल से? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो यहां पर 80 से अगर हम भाग करेंगे तो इसका समय पता चल जाएगा। करेक्ट, 80 से भाग करने पर। फिर उसने कहा 800 किलोमीटर की दूरी है और उसको तय किया है 400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। फिर उसके बाद 100 किलोमीटर की दूरी है और उसको तय किया है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। चेक कर लें, दूरियां तो कंफर्म हैं, समय थोड़ा सा डिसाइड कर लें सबका कितना कितना आने वाला है। इसका देखिए साफ साफ दिख रहा है 2 घंटा, इसका भी साफ साफ दिख रहा है 2 घंटा। ठीक है, घंटे लिखते चले जाएं, 1 घंटा। इसको भी डिवाइड करें, खत्म। 8 से 4 दूना 8, 4 15, तो 7.5 हो जाएगा, 7.5 घंटा। करेक्ट है। कुल मिला के अगर सोचा जाए तो कुल दूरी अपनी कितनी हो रही है? 600, 8 14, 14 1 1500, 1500 है। डिवाइड बाई 2 2 4, 4 7 11, 11.5 हो गया। 11.5 है। थोड़ा काटने पीटने की कोशिश करें, दशमलव हटा दे, शून्य बढ़ गया। 5 से करें 23 बार, 5 से करें 3000, 3000 बटे 23 कर दीजिए। 3000 बटा 23, 23 1 के 23 हुआ, 7 0, 23 तिया 69 होता है, 13 बार गया और 130 हो जाएगा। 130 सही अगर सोचो तो 10 बटे 23, 23 से नीचे भाग करने वाला केवल एक ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। बाकी सब में देखिए अलग अलग तरीके के आ रहा है। तो पहला ऑप्शन 130 सही, 10 बटे 23 किलोमीटर प्रति घंटा उस व्यक्ति की, क्योंकि व्यक्ति ही अलग अलग तरीके से यहाँ पर रन करता है, तो उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। आप सभी ने हमें ए ऑप्शन बताया भी है, बहुत बढ़िया आपने रिस्पॉन्स किया। तो 140 का सही उत्तर कितना होता है? पहला ऑप्शन होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। एक महिला क्या करती है, ध्यान से देखिएगा। एक महिला 25,200 रुपए उधार लेती है, किसी से लोन ले लिया, उधार ले लिया। कल भी ऐसा प्रश्न पूछा था सेकंड शिफ्ट में। वह 2 और 3 वर्ष के बाद 3 समान किस्तों में पैसे चुकता करती है। किस्त का प्रश्न है, किस्त पूछा जा रहा है। करेक्ट है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज का दर है 5%, यही डेटा भी है, प्रत्येक किस्त का मूल्य बताओ क्या हो जाएगा। आइए, किस्त वाले जब भी प्रश्न हो समय को पहले भिन्न में बना लो। ठीक है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज वाले, साधारण वाला नहीं है। यहां लिखो लोन, कितना लोन लिया था। यहां लिखो किस्त, जो किस्त आपकी बनी थी। लिखो 20 से 1 जुड़कर 21 और 20 का वर्ग कर दें 400 से जुड़कर 441।
फिर इसका भी वर्ग, ऐसे फिर 20 का क्यूब करें 8000 होगा और इसका 9261 होगा। अब आप थोड़ा मेरी बातों को समझिएगा, किस्तें क्योंकि बराबर होती हैं। अगर मैं इसको 21 से गुणा करूं तो इसमें भी मुझे 21 से करना पड़ेगा, अगर मैं इसको 441 से करूं तो इसको भी मुझे 441 से गुणा करना पड़ेगा। नियमता यही होता है। आप इसका मल्टीप्लीकेशन करें, 2 1 के 2, 8820 हो गया। इसका कर दें 21 के 8400 होता है और यहाँ पर 8000 है, तो लोन ली गई राशि अगर 8 8 16 8 24 24 8 4 12 2500 कितना हो गया, 25220 हो गया। ये करेक्ट है। किस्त की वैल्यू 9261 हर जगह देखिए वही बन रहा है कि नहीं। ये 25220 सीधा इससे मैच कर रहा है, तो इसका मतलब किस्त भी कंफर्म हो गया, 9261 हो गई। मतलब हमको इससे इसकी तुलना करनी होती, कहते हैं कि 25220 बराबर 25220, तो 9261 बराबर 9261। सीधा सीधा आपको ऑप्शन नंबर बी लगा देना था। अगर ना मैच करता तो हम तुलना करते, तुलना करके जो डिसाइड होता उसको भी कंफर्म करते। मुझे लगता है कि आप सभी को कंफर्म हो गया होगा, इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो किस्त वाले प्रश्नों पर ध्यान दे देना, क्योंकि पुलिस में किस्त पूछा जा रहा है, तो अच्छी बात है कि प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा अपडेट किया। हालांकि पढ़ाया क्लास में खूब जाता है सब चीज, ऐसी बात नहीं। ठीक, आगे बढ़ता हूं। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, तो समय ज्यादा ले रहा है ए जो है बी से। जो कम क्षमतावान होता है वो ज्यादा समय लेता है। ध्यान दीजिएगा, यदि वे एक साथ काम करते हैं और 27 दिनों का समय लेते हैं, तो बी अकेले इस काम को कितने दिनों में कर पाएगा। देखो ध्यान से, हमने समय लिखा, समय का उल्टा होता है क्षमता, या क्षमता का उल्टा होता है समय। ए किसी काम को पूरा करने में बी की तुलना में 50% ज्यादा समय लेता है। यहां पर पर्सन है ए, यहां पर बी है। 50% ज्यादा समय लेना मतलब क्या हुआ, 1/2 लिखो। इसका मतलब ये अर्थ है कि अगर बी को लगता है 2 का समय, तो ए को लगेगा 2 में 1 जोड़ दें 3 का समय। इस समयों का अनुपात हो गया। समय के अनुपात से आप क्षमता का अनुपात बना दो, 2:3 हो जाएगा। क्षमता अर्थ होता है कि हम यूनिट समय, एकांक समय में कितना काम करते हैं। ए कहता है मैं 2 करूंगा, तो बी कहता है हम 3 काम करते हैं। हमने कहा दोनों अगर मिल जाओ तो एक समय में कितना काम करते हो, 5। और कहते हैं कि हम दोनों पूरे काम को करने में 27 दिनों का वक्त लेते हैं, तो कुल काम हो गया, ये टोटल वर्क हो जाता है। अब इसी काम को करवाना है केवल अकेले बी से। हमने कहा भाई तुम ही कर डालो। बी ने कहा कि मेरी एक दिन की क्षमता 3 काम करने की है, तो 3 से केवल इसको भाग कर दो, 3 9 27, 9 5 45 दिन केवल लगेगा बी से अकेले कार्य को डन करने में, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 142 आपका डन होता है, कंफर्म आप लोग नोट करते चलिए। क्लियर है। अगले प्रश्न पर आइए। चक्रवृद्धि ब्याज का ये बहुत बढ़िया प्रश्न था। ठीक है, बहुत बार ऐसे प्रश्न कराए गए हैं, लेकिन इसका एक स्टेप बढ़कर पूछ लिया। चक्रवृद्धि ब्याज पर 3000 की राशि 2 वर्षों में 6000 हो जाती है। कोई पैसा था आपके पास, प्रिंसिपल 3000, 2 वर्षों में 6000 हो जाता है। 4 वर्षों में ब्याज कितना होगा, धो नहीं जाएगा, धन कितना हो गया, ब्याज कितना होगा ये पूछा है। ये प्रिंसिपल है, पहला अमाउंट है, ये दूसरा अमाउंट है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ब्याज जितना जुड़ता है वही जुड़ करके प्रिंसिपल को अमाउंट में अपडेट कर देता है। यहां पर कभी भी देखना, जैसे मैंने कहा 3000 मेरा था, 2 साल बाद, 2 वर्ष बाद यह पैसा 6000 हो गया। फिर 4 वर्ष बाद, मतलब अगले 2 साल बाद, देखो 4 वर्ष बोला है कि नहीं, यस 4 वर्ष, तो अगले 2 वर्ष बाद आपका यह अमाउंट कितना होगा ये नहीं पूछा है, ये ब्याज कितना आएगा ये पूछा है। ठीक है, ये ब्याज कितना आएगा ये पूछा है, ये प्रश्न है। ध्यान देना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये ब्याज कितना आएगा ये प्रश्न आपसे पूछा है, ध्यान सुनिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि कभी भी अगर कोई पैसा है और वह एक अमाउंट किसी एक n समय में हो रहा है, फिर अगला अमाउंट वह n समय में फिर से हो रहा है। जैसे 5 साल बाद इतना हो रहा है, 5 साल अगले 5 साल बाद, मतलब 10 साल बाद इतना हो रहा है। अगर ये समय गैप सेम होते हैं तो इनका जो इंक्रीज होता है वो सतत हो जाता है। सतत का मतलब हम ऐसे समझ ले कि जो बीच का है वो एवरेज है, a1 का स्क्वायर बराबर p इंटू a2 हो जाता है। हम यहां से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि एक सतत प्रक्रिया आप जानते होंगे कि a1 बटा p बराबर a2 बटा a1 हो गया, इस आधार पर काम करता है। अगर आपने देखा कि यह भी 2 साल है और यह भी 2 साल है, तो आप पहले इस धन को सोच लो, यह धन कितना होगा। धन उत्तर नहीं है, ब्याज उत्तर है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अर्थात इसका वर्ग जो होगा 6000 गुणे 6000, अगर मैं इसको भाग कर दूं 3000 से, कितने से, 3000 से,
तो मुझे यह वैल्यू एग्जैक्टली पता चल जाएगी। आइए करते हैं, 3000 दूना होता है 6 दूना, अर्थात यहाँ 12000 हो गया। प्रश्न पूछा क्या है, 4 वर्षों में ब्याज कितना है। सोचो 3000 आपने जमा किया था और 4 सालों में आपको प्राप्त क्या हो रहा है, 12000। 12000 उत्तर भी ऑप्शन में भी है, बहुत सारे लोग यही टिक किए होंगे, लेकिन 12000 गलत होगा। ब्याज दरअसल यहां पर 9000 है। ब्याज कितना है भाई, 9000 है। इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन होगा। अगर सी लगाया है तो परफेक्ट सोल्यूशन लगाया है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आप सभी लोग 143 नोट कर लें, डन कर लें। 144 पर आ जाइए, बढ़िया प्रश्न है। पुस्तक के अंकित मूल्य पर अगर हम 12% की छूट दे रहे हैं तो दुकानदार को 21% का लाभ प्राप्त हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यदि वह छूट ना देता, उसी दाम पर बेच देता जितना बताता वह ग्राहक को, तो कह रहा कितना लाभ अर्जित करता। हर दुकानदार ये करता है कि वस्तु के दाम को बढ़ाकर प्रदर्शित करता है, फिर छूट देकर बेचता है, यह प्रोसीजर होता है। लेकिन हमने कहा कि ऐसी कंडीशन में हम एक बेस वैल्यू को 100 मानकर अगर हम 12% की छूट लगा दें तो यह 88% हो जाएगा, 88 हो जाएगा। बेसिकली आप ऐसे सोचिए, अगर हम इसको 100 मान लें और 100 मानकर 12% की छूट कर दें तो 88 होगा। और लाभ अगर 21% का है, 21% का क्या है बताइए, लाभ है, तो यह वैल्यू 121 हो जाएगा। अब सीधा सीधा कहा कि इसको अंकित मूल्य मानो, और यहां से वैल्यू सीधा कितना बढ़ जाएगा, बोलिए कितना बढ़ जाएगा। सोचिए 11 से 8 3 होता है, और ये आपके पास कितना हो जाएगा, फिर 3, 33 की इंक्रीज है। 33 का इंक्रीज किस पर है, बोलो 88 पर है। अगर हम वही लेकर चले बिना छूट दिए बेचें तो 33 गुणे 100 बटे आप 88 कर दो ना। 11 तिया 33, 11 अठे 88, 4 दूना 8, 4 25 बार, 25 तिया 75 होता है, 75 बटे 2 भैया 37.5% का लाभ उसे हो जाता। जो लाभ अभी तक 21 का हो रहा था, यह लाभ 37.5% का होता। इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन आप लोग नोट कर सकते हैं। 144 आपका कंफर्म होता है सेट का। आशा करता हूं सबको समझ में आ रही होगी चीजें, थोड़ा सा मैच कराते चलिएगा। अगले प्रश्न पर आ जाइए, फिर उसी तरह का प्रश्न है। एक दुकानदार क्या करता है, पढ़िए। एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, 10% की छूट देकर बेचने की घोषणा करता है। कैमरे का क्रय मूल्य जो मतलब लागत है उसकी, अंकित नहीं क्रय मूल्य 3600 है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करो ताकि दुकानदार 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित कर सके। मतलब जितना छूट देने को कहा था छूट दे, लेकिन वह 20% का लाभ कमाए। फिर उसी तरह से देखिए 100 मानकर चलिए अंकित को, अगर हम इस पर 10% की छूट देंगे अंकित मूल्य पर तो यह 90 हो जाएगा, ये क्रय मूल्य हो जाएगा, और यहां से वह 20% का लाभ अर्जित करेगा, अर्थात यह 120 हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब इसने कहा कि अगर क्रय मूल्य 3600 है तो इसकी तुलना तुरंत 3600 कर दो, ठीक है। तो हमसे पूछा कि बताओ हमको कितने में बेचे ना, यही तो लिखा है, अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो अंकित मूल्य, सॉरी अंकित मूल्य होगा। अंकित मूल्य यहां पर 120 का मान कितना हो जाएगा, ये हम लोगों को बताना है। कौन कौन बता सकता है, देखिए यहां पर डिफाइन कर दीजिए। 9 चौके 3600, 4 हो जाएगा 40, 40 को 120 से गुणा कर दें, 12 चौके 4800, 4800 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आप सभी लोग देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। 4800 आया कि नहीं, यस बता दीजिए सभी लोग, कंफर्म 4800 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन बन जाएगा। 145 आपका डन होता है। हम डिस्क्राइब्ड मेथड से भी जाकर इस प्रश्न का हल कर सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है जाने की, डायरेक्ट आप सोल्यूशन ऐसे करिए, आंसर आ जाएगा आपका करेक्ट। चलो 146 पर आ जाइए। देखिए साझेदारी मैंने आपसे कल रात वाले वीडियो में कहा था, साझेदारी आज कनेक्ट कर दिया। एज मैंने बोला था, एज भी कनेक्ट हो गया। हो सकता है 2D 3D AP भी कनेक्ट कर जाए, इसलिए बहुत कुछ गुंजाइश मत सोचिए कुछ नहीं आया है तो नहीं ही आएगा, वो आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। प्रश्न पढ़िए अगला। ABC ने, बहुत लोग इसमें डाउट में भी आए होंगे, ने एक साझेदारी में प्रवेश किया, एक पार्टनरशिप में आते हैं, और उनका जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है 5-4-3 के अनुपात में था। 4 महीने बाद बी ने 1000 अतिरिक्त निवेश किया, 8 महीने बाद सी ने 2000 का अतिरिक्त निवेश किया, 1 साल के अंत पर 15, 14 और 11 का लाभ होता है। तो शुरुआत में सी का निवेश बता दो क्या था। शुरुआत में सी का निवेश क्या था, सी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, 3% थे ए बी और सी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको हम कैसे करते हैं, हमें इसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं निकल कर आएगा। यहां पर वैसे एक चीज हम दिमाग लगा सकते थे, लेकिन हमें नहीं ऐसा कोई खास नजर आ रहा है, थोड़ा सोचिएगा। 5, 4 और 3 के हिसाब से पैसे लगाए थे, करेक्ट है, 5, 4, 3 के हिसाब से पैसे लगाए थे। हम इसको मान लेते कि इसने 5000 लगाया था, और इसने 4000 लगाया होगा, इसने 3000 लगाया होगा। इसने ए ने क्या किया, ए ने
पूरे 5,000 को पूरे ड्यूरेशन तक कंटिन्यू रखा, अर्थात इसका निवेश 60,000 मान लो। बी ने क्या किया, 4,000 को सबसे पहले 4 महीने तक कंटिन्यू रखा, तो 4,000 गुणे 4 किया, मतलब 16,000 हो गया, 16,000 हो गया। लेकिन अगले जो 8 महीने बचे होंगे, उस 8 महीने में उसने 1,000 अतिरिक्त निवेश कर दिया। जैसे अगर हम बी के निवेश की प्लानिंग करें, ध्यान से देखिएगा, बी की निवेश पहले 4,000 लिया उसने, 4 महीने तक कंटिन्यू रखा, फिर 4 महीने के बाद साल भर में, क्योंकि 12 महीना होता है, जो बचे 8 महीने उसने 1,000 इसमें बढ़ा दिया, 5,000 निवेश कर दिया, 5,000 गुणे 8 कर दिया, 5 अठे 40, 40 और 16, तो बी का जो निवेश हुआ वो हो गया टोटल 56,000। कितना हो गया भाई, देखो मैं लिख देता हूं यहां पर, ऐसी कोई बात नहीं है, 16,000 प्लस 40,000, तो मतलब सी बी का निवेश हो गया 56,000, ये 56,000 हो गया। अब बात करते हैं सी की। सी ने देखिए कंटिन्यू किया 3,000 के साथ, कितने के साथ, 3,000 के साथ, 3,000 के साथ शुरू किया, और उसने जो है 8 महीने बाद, मतलब 8 महीने तक डायरेक्ट कंटिन्यू रखा, 8 तिरिक 24,000। उसके बाद क्या कर दिया उसने, अगले जो 4 महीने थे उसमें 2,000 का अतिरिक्त निवेश कर दिया, मतलब 5,000 इसका भी हो गया, 5,000 गुणे कितना कर दिया, 8 कर दिया, 5 अठे 40 होता है, ठीक है। तो 40 यहां पर कितना हो जाएगा, सॉरी 4 महीना बचा ना, 8 महीना नहीं बचा, 4 महीना, 5 चौके 20,000, इसका 20,000 हो गया, तो 20,000 और 24,000 44,000 होता है। 20,000 लिख दिया और कितना लिख दिया भाई, 24,000 और 20,000, मतलब इसका निवेश हो गया 44,000। इस प्रकार से अगर आप जब कंपेयर करेंगे तो इसी रेशियो में डिसाइड हो जाएगा। जो रेशियो यहां पर 15, 14 और 11 बना था, सेम वही रेशियो आपके सामने बन जाएगा। तो साफ साफ रेशियो चेक कर लो पहले, अगर यही बन गया हो तब तो सी का निवेश कन्फर्म में ही 3,000 होगा, ठीक है। सी का स्टार्टिंग निवेश क्या था, यही तो पूछा था, और सी का निवेश अगर अब चेक कर लीजिए, पहले हमने काट के देखा, ये देखिए खत्म खत्म खत्म, 5 12 सॉरी 4 कितना, 4 15 बार, 4 14 बार, 4 11 बार, यही रेशियो बन रहा है कि नहीं, डेवलप हो गया। इसका मतलब शुरुआती निवेश सी का कितना था, बोलो 3,000 था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी ऑप्शन अगर आपने लगाया होगा, 3,000 सी का निवेश है, अगर किसी ने किया है तो कन्फर्म। मैं इतना डिटेल किया जबकि ओरल मुझे समझ में आ रहा था, सी का निवेश इसी 3,000 से एकदम कनेक्ट कर जाता, 3,000 ही इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आता। अगर 3,000 आपने लगाया था एकदम परफेक्ट राइट सोल्यूशन आपका 146 का बन रहा है। 147 पर आ जाइए। एक साझेदारी होती, फिर से देखिए पार्टनरशिप का प्रश्न, और ऐसे भी प्रश्न कराए गए हैं। यक्स पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय तक के लिए, जितना पूंजी होती है उसका 1/6 हिस्सा 1/6 समय तक के लिए, मतलब जितने समय तक के लिए निवेश किया जाता है। वाई क्या करता है, 1/3 हिस्से को 1/3 समय तक के लिए निवेश करता है। जेड क्या करता है, जो बची पूंजी होती है, देखो शेष पूंजी, पूरे समय तक के लिए निवेश करता है, पूरे व्यापार के समय तक, अर्थात 1 साल तक के लिए निवेश करता है। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ यदि 23,000 है तो वाई का हिस्सा बता दो क्या है। वर्ष मतलब 12 माह, मतलब समय को हमने 12 माह माना। पूंजी को भी हमने एक ऐसी कोई संख्या सोचा कि मान लिया जाए, अगर 1/6 लिखा है, 1/3 अर्थात 6 से कटने वाली संख्या, पूंजी अगर हम चाहें तो 12 ही मान लें या 6 मान लेते हैं, चलो 6 मान लिया। अब सबसे पहले निवेश की बात करो, यक्स पूंजी का 1/6 करिए तो 1, और समय जो 12 महीने हैं, 12 का 1/6 करिए 2 माह, ठीक है। 1 रुपए लगाया होगा, क्योंकि उसने कहा था 1/6 हिस्सा, 1/6 1 गुणे 6 करिए, और 1/6 समय 1/6 गुणे 12 करिए, तो यक्स का हिस्सा हो गया, यक्स का निवेश हो गया। वाई की तरफ चलिए, 1/3 हिस्सा, इसका 1/3 करिए, कितना हो जाएगा, 2 भाग, ठीक है, 2 भाग। और समय की बात करो, 1/3 इसका करो तो 4। जेड के पास अब निवेश करने को क्या था, पूरी पूंजी जो बची पूंजी थी, सोचो 1 रुपया इसने लगाया, 2 रुपए इसने लगाया, टोटल कितने, 6 लगे, इसका मतलब जेड लगाया होगा 3 रुपए। पूरे समय, पूरा समय मतलब 12 महीना ले लो, 12 महीने तक इनके निवेश का अनुपात बन गया। समझ गए होंगे सब लोग, थोड़ा काट पीट दीजिए, 2 2 छंगे 12, अर्थात 1:4:18 है, 1:4:18 का अनुपात है। अनुपाती पदों को जोड़ दें, क्योंकि जो अनुपात निवेश का होता है वही लाभ का होता है। 18 4 22 1 23 हो गया। 23 बराबर कुल लाभांश कितना है, 23,000 है। 1 बराबर कंफर्म है कि 1,000 होगा। किसका हिस्सा पूछा, वाई का। अनुपाती भाग देखो कितना है, वाई का 4 है, 4 बराबर 4,000, अर्थात वाई का जो लाभ हिस्सा होगा वो 4,000 होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 147 का बी ऑप्शन, आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। कंफर्म हो गया, यस। चलो 148 पर पहुंच चलिए। अब ये थोड़ा सा घुमाऊ प्रश्न था, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हुए होंगे, मैं श्योर कर रहा हूं। चलिए देखिए, आपको मैं बता दूं, लिखा है ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। इसने कहा
5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, 5 क्रमागत विषम संख्या है, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा। उनका औसत बता दो। जैसे मेरे हाथों में 5 उंगलियां हैं, अगर क्रमागत मतलब सीक्वेंस से हम 5 नंबर क्रम से रख दें, जो बीच में होगा वही औसत होगा। हम सबको पता है कि एक विषम से दूसरे विषम के बीच 2 का अंतर होता है, अगले के बीच 4 का अंतर होगा, अगले के बीच 6 का अंतर होगा। ऐसे यहां से अगर हम पहले को टारगेट करें तो 2 बढ़कर, फिर 4 बढ़कर, फिर 6 बढ़कर, फिर 8 बढ़कर, इस प्रकार से सारे नंबर लिखे गए थे। अगर ये क्रमागत है तो पक्का 5 है, तो मैं श्योर है कि यही औसत है, यही एवरेज है। औसत बीच का मान ही तो होगा। 5 क्रमागत संख्या है तो औसत क्या हो गया? सी हो गया। क्या सी कहीं ऑप्शन में दिया है? नहीं दिया है। अब क्या करोगे आप? सी को थोड़ा कंपेयर करो तो आपको कंफर्म होगा, जो सी है ना वो ए में अगर मैं 4 जोड़ दूं उसके बराबर है, तो सी बराबर मैं a+4 लिख सकता हूं। बहुत थोड़ा सा टेक्निकल इस शब्द को घुमा दिया, बहुत लोग इसमें इधर उधर में चले गए होंगे। a+4 है, राइट सोल्यूशन इस प्रश्न के लिए a+4 है। अगर a+4 आप लगाए होंगे तो परफेक्ट है। रियलिटी में एवरेज सी है, बट सी का संबंध ए से सोचो कि वह ए से 4 ज्यादा। जैसे पहला विषम 1 है, अगला विषम 1+2 है मतलब 3, अगला 1+4 है मतलब 5, तो तीसरा विषम नंबर पहले विषम से 4 ज्यादा होगा, तो 4 ज्यादा है, तो इसलिए सी ऑप्शन, बी ऑप्शन आप लगाओ, a+4 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, चलो 149 पर आइए। 149 ध्यान से देखिएगा। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की दुगनी और तीसरे की तिगुनी है। क्या बोला? पहली दूसरी जो है वो पहले की दुगनी है। दूसरी यहां पर बी है, पहली ए है और तीसरी सी है। दूसरी पहले की दुगनी है और तीसरे की तिगुनी है। आप देखो कैसे लिखोगे। जैसे अगर हम कह दें पहले की दुगनी है और तीसरे की तिगुनी है, इस हिसाब से अगर हम इसको एक साथ एसोसिएट कर दें तो एसोसिएट ऐसे हो जाएगा, 1 2 2 कर दो, 1 3 3 कर दो, अर्थात 3 लिख दो, 6 लिख दो और 2 लिख दो। मतलब 3 6 और 2 का अनुपात हो गया तीनों संख्याओं में। पहली 3 तो दूसरी 6, तो अगली तीसरी 3 हो गई। तीनों संख्याओं का औसत दिया है। औसत सबको पता है कि योग बटा संख्या होता है। कभी भी अगर हमें रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो तीनों का कोई एक मान, जोड़ मिल जाए, अंतर मिल जाए, घटाव, योग मिल जाए, बराबर मिल जाए, कुछ भी हो जाए, हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, मतलब इस वैल्यू को पता करना चाहता हूं। तो पहला काम, आप अनुपाती पदों को जोड़ दो। अनुपाती पद जोड़ा, लेकिन सोचो कि हमारे पास जोड़ने का पैटर्न है क्या? हाँ है। तो हमारे पास औसत है, औसत योग बटा संख्या है, तो अगर हम संख्या को औसत से गुणा कर दे तो योग हो जाएगा। मतलब 44, संख्या कितनी थी? 3 थी। मतलब इन तीनों संख्याओं का जो योग है वो कितना होगा बताओ? 44 गुणे 3 होगा। अब यहां से हमने कहा कि अगर यह 44 गुणे 3, इनका अनुपाती पद जोड़िए, 6 3 9 2 कितना हुआ? 11 के बराबर हो जाएगा। 1 बराबर 11 चौके 44 होता है, 4 3 12 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या बी है जो 6 है, 12 छंगे 72 होगा। राइट सोल्यूशन आपके सामने है। तो पहला ऑप्शन है राइट सोल्यूशन, आप लोग नोट कर लें। कंफर्म, इस प्रश्न का सही उत्तर आपके सामने है। अगला देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आप लोग कवर कर लीजिए, इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्या है? 100 यहां पर लिखा, देखो इस तरह के प्रश्न भी खूब कराए गए। मिक्सचर एलिगेशन जो आपका टर्म था, जो आपके लिए रिक्वायर्ड था, वो काफी हद तक आपको कराया गया है। दूध और पानी के 2025 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 12 और 13 का है। 12-15 का अनुपात के अनुपात में दूध और पानी युक्त एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाना है? तो दूध है, ध्यान दीजिएगा, और पानी है। दूध पानी का टोटल अमाउंट लीटर कितना है? 2025। मतलब जो इनकी कंबाइंड वैल्यू है 2025 लीटर है। रेशियो कैसा है कि 12 भाग अगर दूध है तो 13 भाग पानी है। जो दूध विक्रेता है, थोड़ा उसकी दया आई, उसने कहा कि यार ऐसा करता हूं ना, दूध को थोड़ा बढ़ाऊं। लो, बढ़ाया नहीं और घटा रहा है। लो, अभी तक 12-13, उसको लगा कि अभी दूध ज्यादा है इसमें, जबकि दूध कम है पानी ज्यादा है। तो उसने कहा नहीं नहीं, इसको दूध को एज इट इज रहने दो, पानी को और बढ़ाओ। तो उसने पानी को 15 करने का प्रयास किया। इसके लिए उसे कितना पानी बढ़ाना होगा, उसे कितना पानी बढ़ाना होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है। मेरी बात को समझो आप लोग। यहां पर पानी बढ़ाना है ना, दूध को तो समान रखना है, तो दूध तो ऑलरेडी समान है, और अगर समान है तो इससे बेहतर कुछ नहीं होता। कभी कभी प्रश्न में समान नहीं भी रहता है। अब आप अगर यहां इक्वल देख रहे हैं तो यहां का इंक्रीज देखो कितना है? 2 है। 2 का मान आपको निकालना है। कैसे निकाला जाएगा? बातों को समझिए अच्छे से। क्या करना है? अनुपाती पद जो स्टार्टिंग में वैल्यू थी उनको जोड़ दीजिए। 12-13 कितना है? 25। 25 की तुलना टोटल क्वांटिटी से कर दो, 2025। कितनी वैल्यू आपने बढ़ाई है? 2 बढ़ाई है। 2 का मान बोलो क्या होगा? 25 अट्ठे 200 होता है, 25 एक के 25, 81 गुणे 2 162 लीटर।
अर्थात 162 लीटर पानी आप बढ़ाओगे तब जाकर के यहाँ पर यह रेशियो आप अचीव कर पाओगे। तो विश्वास है कि यह सेशन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। खूब बढ़िया से मन लगा के सारे प्रश्नों को देख लो। कल के शिफ्ट जिनके हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और अनिवार्य होगा। और अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर करना, बाकी अपने थॉट्स फीडबैक भी देना। तो सभी लोग, जितने भी लोग यूपीपी के एग्जाम दिए हैं और जो अभी देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण सेशन है। शुरुआत है आज के यूपीपी री एग्जाम मैथ का कंप्लीट 24 अगस्त का सेकंड शिफ्ट हम लोग कवर करेंगे। प्रत्येक प्रश्न को डिटेल से समझते हैं, व्याख्या करते हैं, प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, एक एक प्रश्न का उपयोग अपने आने वाली परीक्षा के लिए जरूरी मानकर हम आगे बढ़ते हैं। पहले प्रश्न से सत्र की शुरुआत होती है। प्रश्न क्या है, 76 नंबर सेट का था और मैथ का पहला था। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% की जब हानि पर बेचा और उसे यह 1200 अधिक में अगर बेच सकता तो उसे 5% का लाभ हो जाता। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। वस्तु का क्रय मूल्य ऐसी स्थितियों में 100% या 100 मानिए, 20% की हानि मतलब 20 कम कर दीजिए 80 हो गया। और इसी तरह से अगर उसने कहा कि 1200 इसी में बढ़ा दे, 1200 बढ़ा दे तो उसे 5% का लाभ हो जाए, तो 5% मतलब 105 हो जाए। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक कर लीजिए, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। 20 और 5 के बीच का फर्क है 25%। अब यह 25% तुलनात्मक रूप से 1200 के बराबर हो जाएगा। लिखिए 25% बराबर 1200। हम लोगों को क्रय मूल्य फाइंड करना है जो कि एग्जैक्टली 100% के बराबर है। तो 100% का मान बता दो कितना। तुलना करिए, 25 चौके 100, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 12 चौके 4800। अर्थात अगर आप सभी लोगों ने 4800 ऑप्शन नंबर ए लगाया होगा तो इस प्रश्न का करेक्ट हल किया था। मुझे भरोसा है कि आप में से प्रत्येक सदस्यों ने 4800 ही किया होगा और 4800 76वें प्रश्न मैथ के पहले प्रश्न का सही उत्तर आपके सामने है। मैं दूसरे प्रश्न पर बढ़ता हूं, सेट के हिसाब से 77वां है। ध्यान से देखिए प्रश्न क्या था। एक गांव के व्यापार मेले में एक आदमी रुपए 5125 की कुल राशि में दो चीजें खरीदता है, एक तो घोड़ा और एक ऊंट खरीदता है। उसने किया क्या, उसने घोड़े को 25% के लाभ पर और ऊंट को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि वह दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचता है, मतलब SP1 = SP2, अर्थात दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हैं, तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या था। ऐसी कंडीशन में जैसे आपको अगर दोनों का क्रय मूल्य कंपेरिजन हो जाए तो हम लोग आराम से डिसाइड कर सकते हैं। इसके तरीके कई सारे हैं। जो मैंने पैटर्न से आपको पढ़ाया वो तरीका ये था, अगर उसने घोड़े को 25% के लाभ पर बेचा है तो इसका मतलब 1/4 होता है, अर्थात आप कह दें 4 से 1 बढ़कर 5 हो गया। जैसे हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं कि घोड़े की अगर हम बात करें, यहाँ लिखे क्रय मूल्य और यहाँ लिखे विक्रय मूल्य, 4 से 1 बढ़कर 5 हुआ। उसी प्रकार से अगर ऊंट को 20% की हानि पर बेचा गया जो कि बटे 5 होता है, तो 5 से 1 घटकर 4 हुआ। लेकिन जैसे प्रश्न में कहा है कि विक्रय मूल्य दोनों के बराबर हों, विक्रय मूल्य को बराबर करने के लिए इसको 4 से गुणा और इसको 5 से गुणा कर दें। इससे क्या होगा, 5 चौके 20, इसका 5 चौके 20, विक्रय मूल्य बराबर हो गया। लेकिन 4 से इधर गुणा किया तो 4 से इधर भी करना होगा, 16 इसका क्रय मूल्य होगा। 5 से इधर किया तो 5 से इधर, 25 इसका क्रय मूल्य होगा। 16 और 25 का क्रय मूल्यों का अनुपात हो जाएगा। सस्ती वस्तु 16 में खरीदी गई है और महंगी वस्तु 25 में खरीदी गई है। दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें, क्योंकि दोनों का मिश्रित उसने जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट किया था, दोनों के क्रय मूल्य का योग था 5125, जोड़ने पर आएगा 41। ठीक है, अनुपाती पदों को योग 41 है। 41 की तुलना हम तुरंत किससे कर दें, 5125 से कर दें। हमको निकालना है सस्ती वस्तु। सस्ती वस्तु मतलब 16 क्रय मूल्य वाली वस्तु का मूल्य हमको कैलकुलेट करके निकालना है। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो 125 जाएगा। 125 को मैं 16 पंचे 80, 16 दूना 32, 8 40 के शून्य हासिल 4, 16 1 के 16 4 20 होगा। 2000 रुपए में उसने सस्ती वस्तु को खरीदा था। सस्ती वस्तु मतलब पहली वस्तु जिसको 25% के लाभ पर बेचा था। तो राइट सोल्यूशन इसका 2000 होगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग नोट करें, 77वां आपका डन होता है। विश्वास करिए प्रश्न आपका बहुत बढ़िया था। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे, सीधा सीधा क्रय मूल्यों का अनुपात हो जाता। अगर हम लिख देते CP1 और CP2, तो पहली वस्तु की जगह पर दूसरे का कैलकुलेशन लिखना पड़ता, अर्थात 20 कम कर देते 80 होता और दूसरे के साथ इसको 25 जोड़कर 125 बना देते। 5 16 बार होता है, 5 25 बार, देखिए वही 16 25 का अनुपात आ गया। उससे भी प्रश्न का हल किया जा सकता था, आराम से ऐसा प्रश्न सॉल्व हो जाता। अगले प्रश्न पर आ जाइए। SCF पूछा, थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न। मैंने फिलहाल इस तरह के क्वेश्चंस आपको कराए थे। आपको 3 नंबर्स दिए हैं, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 ही नंबर है, 3 की पावर 5 है और 5 की पावर 3 है।
अब 5 की पावर 3 पहला नंबर हो गया, इसको ए मान लीजिए। दूसरा नंबर आपके पास है 2 की पावर 4 है, 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है। ऐसे में हमें एचसीएफ फाइंड करना है। हमें उन वैल्यूज़ को चेक करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में जो तीनों में दोनों में कॉमन हो, और कॉमन भी हो तो उनका मिनिमम पावर लेना चाहिए। अगर यहीं पर एचसीएफ पूछता एलसीएम तो हाईएस्ट पावर लिया जाता और प्रत्येक को कॉमन अमन नहीं चेक किया तो सबको लेना पड़ता था। बट इसमें हमें कॉमन देखना, हालांकि तीन के तीनों वैल्यूज कॉमन हैं। मिनिमम पावर लेंगे 2 की पावर 2 होगा, इसकी मिनिमम पावर लेंगे 3 की पावर 2 होगा, इसकी मिनिमम पावर लेंगे 5 होगा। मतलब 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 होगा, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 होगा। डी ऑप्शन अगर आपने लगाया है तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा एचसीएफ 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और गुणे 5 है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट सोल्यूशन बन रहा है। बिल्कुल सही आंसर आपने किया। 78 डन होता है। आइए 79 पर चलिए। देखिए अपने पास 3 नंबर है, 90 है, 128 है और 144 है। हम लोगों से इसका लासा पूछा है। लासा तो भाई ट्रेडिशनली करना हो कर डालिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं ट्रेडिशनल ना जा करके हम लोग डिविजिबिलिटी मेथड से कर ले, ज़्यादा बेहतर है। जो संख्या 90 से कटेगी पक्का 9 से कटेगी, 10 से कटेगी, मतलब उस संख्या के अंत में शून्य होना कंपलसरी है। इसके अंत में शून्य नहीं, इसके अंत में शून्य नहीं, इसके अंत में शून्य नहीं, तीन के तीनों गायब है। ले देकर बच रहा है कौन? यही नंबर 5760 है। अब यह शून्य भी अंत में रखा है, मतलब 10 से कटेगा। अब ले देकर जब यही बचा ही है तो कुल कहाँ जाने की जरूरत है? यही आपका एलसीएम होगा 5760। इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन बनकर आ रहा है। आप सभी लोग देख सकते हैं, कंफर्म कर लीजिए। एकदम सही आंसर। आप लोग कमेंट करते चले मेरे साथ तो ज़्यादा अच्छा मुझे रिस्पॉन्स समझ में आता है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। यहाँ पर एक नया क्वेश्चन बनकर आया, थोड़ा सा डिफरेंट वर्डिंग का है। प्रश्न पढ़िए क्या है। दो व्यक्ति हैं जिनकी संपूर्ण वेतन लब्धियां मतलब टोटल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द टू पर्सन्स आर द सेम। टोटल वैल्यू मतलब जैसे हम कोई जॉब करते हैं तो जॉब में जो हमारी सैलरी होती है प्लस हमारे कुछ एडिशनल अगर हमको जैसे कि एचआरए मिलता है होम के लिए, और मतलब फूड अलाउंस मिलता है, या बच्चों की पढ़ाई लिखाई का एजुकेशन अलाउंस मिलता है, तो इस तरह के अलग अलग मद मिलते हैं जो कि अदर देन सैलरी होती है। जैसे आप जब आप जॉब करोगे तो आप देखोगे तो आपकी सैलरी में मूल वेतन कुछ रहेगा और साथ साथ जो एडिशनल आपको बेनिफिट्स मिलती है गवर्नमेंट की वो अलग होती है। संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर है, मतलब उनका जो कंप्लीट वेतन बनता है वो बराबर है। उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्ते के रूप में मिलता है, जैसे जो उसे मतलब भत्ते के रूप में मूल वेतन का 65% मिलता है। दूसरे को अपने मूल वेतन का 80% भत्ते के रूप में मिलता है। ठीक है, पहला व्यक्ति अगर ए है जो कुछ कमाता है सपोज करिए, तो उसको अपने मूल वेतन का 65% मिलता है, दूसरे को अपने मूल वेतन का 80% मिलता है। लेकिन इसने कहा संपूर्ण वेतन लब्धियां। संपूर्ण वेतन लब्धियां का मतलब होता है वेतन प्लस टोटल जो उसको फाइनली जो गवर्नमेंट से फैसिलिटीज मिलती है। अगर 65% मिलती है तो अगर उसका वेतन, हम देखिए 65% को डिफाइन कैसे करेंगे, ऐसे डिफाइन करेंगे कि 65% मतलब 65/100, अर्थात अगर 100 वेतन है तो 65 उसको वेतन लब्धियां मिलेगी, अर्थात 165 प्राप्त करेगा। बटे 100 लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों की संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर है। तो दूसरे का 80% सेम उसी प्रकार से आप डेवलप करिए। 80/100 मतलब उसका वेतन अगर 100 था तो 80 उसको मिलेगा, तो यहाँ पर 180 करे कैलकुलेट करिए। बटे 100 लिखने की नीड नहीं है, दोनों का मूल वेतन हमने ए और बी माना था। इस हिसाब से जब काटेंगे पीटेंगे देखिए क्या सोल्यूशन होगा। 5 से डिवाइड करिए, 5 1 के 5 हुआ, 5 1 के 5, 5 तिया कितना होता है 15, 5 तिया 15, 5 छंगे 30, 36 हो गया। एक सेकेंड, 5 तिया 15 होता है, पूरा कैलकुलेशन करिए देखिए कितना आता है। इसका हमने क्या बताया, ए का 165% और बी का कितना है 180, मतलब यहाँ पर हो जाएगा ए बटा बी अगर हम करते हैं तो 180 बटा क्या हो जाएगा 165 हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको डिवाइड कर दीजिए, आसान कर दीजिए चीज़ों को। जैसे काटा मैंने 5 से, 5 तिया 15, 3 और 5 छंगे 30 हो गया। इसको काटा 5 तिया 15 और 5 तिया 15 हो गया। 3 12 बार हुआ, 3 11 बार हुआ, 12:11। इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन सी ऑप्शन हो जाएगा। 16 13 नहीं, 12:11 इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। यहाँ पर संपूर्ण वेतन लब्धियों को इंक्लूड किया है तो इस हिसाब से डी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर 12 और 11 का अनुपात बनकर आएगा। सही सोल्यूशन आप लोग नोट कर लीजिए, करेक्ट है। तो ये सोल्यूशन हो गया 80 नंबर का और सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए करेक्ट सोल्यूशन बनकर आ रहा है। अब अगले प्रश्न पर आ जाइए। 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित 10% की दर पर 4840 हो जाने वाली मूल राशि क्या होगी, अर्थात प्रिंसिपल आपसे पूछा है। ध्यान से देखिएगा, 10% की ब्याज दर है, 10% की ब्याज दर है। अमाउंट आपको बता दिया उसने कि 4840 हो जाएगा। हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है कि प्रिंसिपल कितना होगा। समय दे रखा है, समय है 2 वर्ष।
आपको सबको पता है कि जो है जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो सतत वृद्धि पर आधारित होता है। मतलब अगर हम 10% को बेस रेट ले रहे हैं 1/10 जो होता है, तो इसको लिखिए 10 से 1 जुड़कर 11, अगर प्रिंसिपल इसको माना इसको अमाउंट, यह भी 10 से 1 जुड़कर 11 होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 10 दहम में 100 अगर हमारा मूलधन है तो 11 ग्राम में 121 इसका अमाउंट प्राप्त होगा। और यह अमाउंट की राशि आपको दे रखा है 4840, और हमसे प्रिंसिपल की राशि पूछ रहा है। 21 से सीधा डिवाइड करो, 4 बार जा रहा है, 40 आएगा। 40 का गुणा अगर हम 100 से कर दें तो यह प्रिंसिपल आपका 4000 हो जाएगा। सिंपल सोल्यूशन था, सिंपल प्रश्न था। डी ऑप्शन अगर आपने 4000 लगाया है तो इस प्रश्न का करेक्ट हल आपने किया है। बिल्कुल 4000 जिसका जिसका आ रहा है एकदम राइट सोल्यूशन है। 81 आपका डन होता है। हम 82 पर पहुंच चुके हैं। सेम वही प्रश्न है, सेम वैल्यूज भी हैं लगभग लगभग, बस समय को 3 वर्ष कर दिया है और अमाउंट आपका 53,240। एकदम सेम वही पैटर्न, ऐसा कभी पेपर में बनता नहीं दिखता, अब तक मैंने नहीं देखा है। क्योंकि एक जैसा प्रश्न और एक जैसा थोड़ा सा परिवर्तन करके 2 प्रश्न देना बड़ा मतलब अजीब ताजुब की बात होती है। भगवान इनको कैसे बनवाए हैं, मैं क्या ही कहूँ। चलो सेम वही प्रश्न है, यहां पर भी अमाउंट मिलता है 3 वर्ष में 10% की दर पर। 10% को 1/10 कह देते हैं। 10 से 1 जुड़कर 11 है, 10 से 1 जुड़कर 11 है, 10 से 1 जुड़कर 11 है, मतलब अपना मूलधन 1000 था और अमाउंट यहाँ पर ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल था, 1331 हो गया। 1331 की वैल्यू हम लोग को 53,240 दिया है और हमसे इसका 1000 का मान हमको पता करना है। थोड़ा सा काट पीट दीजिए, देखिए कैलकुलेशन 11 से ही काटिए, 121 होगा, हम सबको पता है। 11 चौके 44, 9 53, 9 2 11 8 88, 11 चौके 44 0, अभी अभी काटा था। 40 इसका भी मान आया था। 40 का सीधा गुणा इसमें 1000 में कर दीजिए, 40,000 प्रिंसिपल हो जाएगा। 40,000 इस प्रश्न के लिए पहला ही ऑप्शन है, राइट सोल्यूशन आप लोग नोट कर सकते हैं। एकदम सेम वही पैटर्न ही था, अर्थात यहाँ पर 40,000 इसका सही सोल्यूशन प्रिंसिपल बनकर आ रहा है। सेम उसी टाइप का प्रश्न आया था। आगे बढ़ता हूँ, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। किसी को भी डाउट हो तो कमेंट्स में हमें मेंशन करते चलिए, बताते चलिए। अगले प्रश्न पर आ जाइए। टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। यक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब यक्स कर सकता है 12 दिन में, वाई कर सकता है 18 दिन में। इस प्रकार से उन्होंने अपने अपने समय बता दिए, टाइम। उन्होंने एक साथ तो काम शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद वाई को काम छोड़ना पड़ गया। 4 दिन के बाद उनकी दोस्ती खत्म हो गई और वाई काम छोड़ देता है। यक्स ने अकेले बचे काम को पूरा किया, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। ये नहीं पूछा कि बचा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, उसने पूछा पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। पहले टोटल वर्क प्लान करिए। 18 और 12 से कटे 72 है वह संख्या जो टोटल वर्क के रूप में प्रेजेंट की जाएगी। क्षमताएं देखिए, इसकी क्षमता 6, 12 छंगे 72, 18 चौके 72, इसकी क्षमता 4 हो गई। दोनों की कंबाइंड क्षमता करें तो 10 हो जाएगी। ठीक है, 10 की क्षमता से 4 दिन तक मिलजुल कर इन लोगों ने काम किया था। 40 काम तो इन लोगों ने मिलजुल कर किया था। इसके बाद एक ड्रॉप कर जाता है वाई निकल जाता है, वाई को गायब कर दीजिए। अब बचेगा काम करने वाला केवल एक्स। टारगेट देखो बचा कितना है, 32 काम बचा है। अब 32 काम बचा है शेष, मतलब ये शेष है, और व्यक्ति कौन बचा है, यक्स है। तो यक्स से पूछो कितना समय लगेगा, उसने 6 से भाग किया क्योंकि यक्स की क्षमता एक दिन में 6 की है। 2 तिया 6 होता है, 2 16 बार 32, 16/3 दिन लगेगा यक्स को बचे कार्य को पूर्ण करने में। बट काम को हम पहले 4 दिन कर चुके हैं, तो टोटल समय हमें निकालना है। तो 4 में मैं 16/3 जब जोड़ूंगा, 4 तिया 12, 16 28, 28/3 दिन लगेगा। टोटल टाइम अपना ये हो जाएगा 28/3 दिन में पूरा कार्य डन होगा। अगर आपने लगाया है बी ऑप्शन 28/3, तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है। और जिसको आगे पेपर देना है, इस तरह के प्रश्नों की तैयारी वो जरूर कर लें, कंफर्म कर लें, इस पैटर्न को सीख समझ लें। तो ये हो गया 83 आपका डन होता है। आई होप सबको समझ में आया होगा, कंफर्म करते चलिएगा। अब आता है 84। एक ठेकेदार है जो 40 दिनों में एक सुरंग बनवाने के कार्य का जिम्मा लेता है। वो कहता है कि हम 40 दिन में एक सुरंग बनवा देंगे। आगे बढ़ते हैं और 25 पुरुषों को नियोजित कर देता है, लगा भी देता है काम करने में। 24 दिन बाद वह पाता है कि केवल 1/3 सड़क या सुरंग, देखो यहाँ पर सुरंग बनवाना था। भाई हम मान गए, लोग गजब का पेपर बना दिए हैं। और इन्होंने कैसे एनालिसिस कर दी, मैं देखो यहाँ इन्होंने सुरंग बनवाने का ठेका लिया और यहाँ इन्होंने देखा कि सड़क बनी है। ठीक है, मतलब बनवा सुरंग रहे थे, बन पाई सड़क, ध्यान दीजिएगा। तो उसे कितने अधिक पुरुष को नियुक्त करना चाहिए ताकि वह 4 दिन पहले कार्य को पूर्ण करने में सफल हो जाए। 40 दिनों का उन्होंने टारगेट डिसाइड किया और 25 पुरुषों को लगा दिया। 25 पुरुषों ने 24 दिनों तक काम किया। 25 पुरुषों ने जब 24 दिनों तक काम किया तो हमने पाया कि केवल 1/3 सड़क बन पाई है। सड़क सुरंग जो मर्जी आप बोल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हमने देखो एक चीज मुझे बताओ, ये तो 25 पुरुष थे
और एक दिन था, ठीक है, अभी 24 दिन तक काम किए थे, केवल 1/3 सड़क बनी थी। अब स्थिति यह है कि हम कितने पुरुष लगा दें, कितने व्यक्ति लगा दें कि आपका देखो पहले दिन बचा कितना है भाई, हमने जो डिसाइड किया था 40 दिन में बना देंगे, 24 दिन तक तो काम हो चुका है, मतलब 16 दिन और बचा है, 16 दिन और बचा है, लेकिन हम 16 से भी 4 दिन पहले सड़क पूरा कराना चाहते हैं, -4 कर दें, मतलब अपने पास देखा जाए तो केवल 12 दिन बचा है। लेकिन काम सोचो कितने हैं, काम 2/3 है, काम कितने हैं 2/3 भाई, 1/3 बन ही पाई है ना, तो 2/3 अभी बची हुई है, तो काम एक प्रकार से पहले के हिसाब से दुगना भी काम है, डबल वर्क है। अभी डिवाइड करें, 2 छंगे 12 होता है, 6 चौके 24 होता है, 25 चौके 100 होता है। 100% चाहिए, 100% चाहिए, तब जाकर के यह जो आप सोच रहे हैं पूर्ण कर पाएंगे। और आपके पास हैं कितने लोग, 25 लोग। अगर 25 थे मेरे पास और 100 हमारे पास की रिक्वायरमेंट है, तो 25 घटा दें तो 75 अगर मेन होंगे, 75% आएंगे, तब जाकर के वह कार्य उतने निर्धारित समय में डन हो पाएगा। तो बी ऑप्शन अगर आप लगाए हैं तो एकदम परफेक्ट है, राइट सोल्यूशन है, कंफर्म आप करते चलिए, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब हम लंबी विभाजन विधि से दो संख्याओं के मासा, हमने जो ऑफलाइन पढ़ाया है, ऑनलाइन पढ़ाया है, हर जगह मैंने ऐसे प्रश्न कराए, संख्याओं के मासा, एक क्लास की बात कर रहा हूं मैं, जैसे जैसे जरूरी नहीं कि यूट्यूब पर ही जो पढ़ा है वही दिख रहा है। हमने जो पेड बैचेस में ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाए हैं, वहां पर भी बहुत सारे प्रश्न आपके एकदम डायरेक्ट सीट से मिले हैं, जो सीट क्लास की होती है, आप चाहे देख लीजिए, मिला कीजिए। एचसीएफ की गणना करते हैं तो अंतिम विभाजक, मैंने हमेशा कहा ऐसी स्थिति में अंतिम भाजक ही मासा होता है। अंतिम भाजक कितना होगा, मासा है और वह 2 है। अब आगे बढ़िए, कह रहा क्रमिक भाग अगर करते जाएं तो भागफल क्रमशः 2, 4 और 2 ही प्राप्त होगा। इन दो संख्याओं को ज्ञात करो जिनका मासा पहले 2 हो। जब हम भाग विधि से हम मासा ज्ञात करें तो भागफल 2 आए, 4 आए, 2 आए। सबसे पहले मैंने 16, 20 को चेक किया तो इसका मासा भाई 4 है, जो सबसे बड़ी संख्या दोनों को काट दे वह 4 है। इसका भी मासा 4 ही होगा, क्योंकि 4 पंचे 20, 4 छंगे 24। इसका भी मासा 4 ही होगा, 4 तियां 12, 4 चौके 16। इसका ही मासा 2 है, 2 9 18, 2 बीसाम में 40। इसका मासा 2 है, अर्थात डी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर होगा। और आप जो चेक करना चाहते चेक भी कर लीजिए, जो आगे पेपर दे ध्यान दीजिएगा। 18 से अगर मैं भाग विधि से 18 और 40 का मासा ज्ञात करूं, भाग विधि से 18 दूना 36। सोचो पहला भागफल क्या हुआ, 2, देखो गया कि नहीं, यस। 4 आया, 4 से मैंने क्या किया, 4 से मैंने, भाई नियम तो यही होता है ना कि शेषफल से पहले भाजक को भाग करो। 4 चौके 16, ये आया 2, मतलब दूसरा भाजक कितना है, देखो पहला भाजक 2 आया, दूसरा भाजक 4 आया कि नहीं, यस। अब फिर देखिए, अब 2 से आप 4 को भाग करो, पहले तो यही अंतिम भाजक है और अंतिम भाजक ही मासा था, 2 दूना 4, खत्म हो गया, ये 2 अंतिम भाजक था, तो 2 आया, 4 आया, 2 आया, जो नियम था उसी हिसाब से। फिलहाल इसको करने की नीड नहीं होती है, आपको उत्तर तो डायरेक्ट मिल चुका था और डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन था, जो आप लोग कंफर्म कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में बातें आई होंगी। तो 85 डन होता है। 86 पर आ जाइए। 2 रेलगाड़ियां हैं विपरीत दिशाओं में 29 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में सवार एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर लेती है। देखिए ऐसे रेलगाड़ी थी एक, और एक ऐसे रेलगाड़ी थी, करेक्ट है। इसमें एक व्यक्ति बैठा था, धीमे चल रही थी, थोड़ी सी इधर जा रही थी, इधर जा रही थी। व्यक्ति को पार करना मतलब खुद को पार करना, अपनी लंबाई को, मतलब रेलगाड़ियां एक दूसरे को नहीं पार कर रही, रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है। तो पार करने में, अच्छा इसकी चाल कितनी है 29 और इसकी चाल कितनी है 25। जब विपरीत दिशा में चलकर 2 रेलगाड़ियां या 2 व्यक्ति ही एक दूसरे को पार करें तो पहली चीज उनकी चालों को जोड़ दीजिए। 9 5 14, 2 2 4 1 5, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है कितने सेकंड में पार कर रही, 6 सेकंड में। तो जो पार कर रही रेलगाड़ी उसी की लंबाई आएगी, जिस रेलगाड़ी में वह व्यक्ति बैठा उसकी लंबाई नहीं आएगी। ध्यान दीजिएगा इस बात को। 54 किलोमीटर प्रति घंटे को आप 54 गुणे 5/18 कर दो, मीटर पर सेकंड में लाओ, और जरूरी है क्यों लाना, क्योंकि यह जो है 6 सेकंड में पार कर रही है। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में लिखने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 3 54, 3 5 15, 15 यहाँ पर क्या हो गया बताइए, मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है। जो रेलगाड़ी आपकी पार कर रही है 15 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है। ये है जो 29 था, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, सॉरी मिल करके नहीं, उसकी स्पीड नहीं है, दोनों की स्पीड कंबाइन, अकेले की नहीं है, दोनों की कंबाइंड स्पीड है और 6 सेकंड लगा। तो एक प्रकार से उसने अपनी ही तो लंबाई को पार किया है, तो अपनी लंबाई को निकालना है तो 15 गुणे कितना कर दो 6, क्योंकि 4 गुणे समय करिए 90 मीटर उस रेलगाड़ी की लंबाई है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है।
ऑप्शन नंबर सी 90 मीटर इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आप लोग नोट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में बातें आई होगी। अगले प्रश्न पर आ जाइए। एक क्रिकेटर की 64 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत था। एक क्रिकेटर था जिसने 64 पारी अभी तक खेली थी, उसमें एक निश्चित औसत से भाई वो रन बनाते थे। 65वीं पारी में उन्होंने अपनी ओर से बिना किसी स्कोर किया था, शून्य पर आउट हो गए। इससे क्या होता है कि औसत 2 रन कम हो जाता है, तो उनके रनों का नया औसत क्या है, वर्तमान में जो औसत बनकर आया वो क्या है। ट्रेडिशनल देखिए ऐसे हम करते हैं इस तरह के प्रश्न को, पारी लिखा और यहाँ पर औसत लिखा। उस क्रिकेटर ने अभी तक 64 पारी खेली थी और यन के औसत से रन बनाया था। अगर हम ट्रेडिशनली करते हैं, उन्होंने एक पारी और खेली, एक पारी शामिल किया जिसमें उन्होंने 0 रन बनाए, एक पारी शामिल किया जिन्होंने 0 रन बनाए, तो पारियों की संख्या तो बढ़ गई लेकिन औसत घट गया, औसत घट करके n-2 हो गया, मतलब कमी हो गई। अब जब भी कभी ऐसे प्रश्न हल करने होते थे तो यह जो शामिल किया गया मान है इसकी वैल्यू ज्यादातर पूछा जाता है। अब इसको हल करने के लिए हमने हमेशा ये बताया है कि पुराना औसत लीजिए, नई संख्या के पास जाइए, जो कमी है इसके साथ गुणा करिए तो 130 आया, माइनस है तो माइनस करिए 130, ये जाकर जिसको शामिल किया उसके बराबर हो गया अर्थात 0 के बराबर हो गया। यन बराबर 130 अर्थात पुराना औसत 130 है, इसमें अगर हम 2 घटा दें तो नया औसत 128 हो जाएगा। 128 जो पहला ऑप्शन है, 128 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। 87 आप डन कर लीजिए। 128 करेक्ट हल इस प्रश्न का बनकर जिसका जिसका आ रहा है कंफर्म करते चलिए। 128 उस खिलाड़ी का अब वर्तमान में औसत होगा जो कि पहले 130 था। आगे बढ़ता हूं, अगला प्रश्न देखिएगा। एक व्यापारी क्या करता है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट की घोषणा करता है। कहता है कि हम 20% की छूट देंगे, जो हमने प्रिंटेड प्राइस आपको सामान का दिखाया है। अभी भी क्रय मूल्य पर 44% का लाभ होता, अभी भी उसको 44% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर छूट ना देता, मतलब सॉरी कोई छूट ना देता, सीधा अंकित मूल्य पर ही बेच देता जैसा हम लोग को मिलता है, तो लाभ का परसेंटेज ज्ञात करो। ऐसे में हम लोग 100 को बेस बना लें और यहां से अंकित, जैसे इसने कहा ना, इसको सीधा क्रय मूल्य निकालिए। 20% की छूट दिया तो यहां पर हमारे पास 20% की कमी मतलब 80% हो गया, और यहां पर 80% सीधा 80 मानिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर भी 44% का लाभ है, 144 हो जाएगा। 100 कितना 44 कर दीजिए। अब यहां पर 44% का लाभ है ना, यस। अब आपको यही अंकित मूल्य मान लेना होगा। अब हमसे कहा है, देखिए यहां पर अंकित मूल्य पर बेच दे, मतलब इसी पर ही बेच देता, तो उसको सॉरी इतने पर ही, जैसे इतना बताया और इसी पर ही बेच दिया, जैसे लागत हो गई, क्रय मूल्य हो गया और इतने पर ही बेच दिया, तब उसका फाइनली लाभ का परसेंटेज क्या हो जाएगा, ये हमको बताना है। जैसे अब थोड़ा आसान कर दे, काट दे, 4 से कर दिया 20 बार, 4 से कर दिया 4 तियां 12, 4 छंगे 24, 4 पंचे 20 होता है, 4 नवा 36 होता है। आसान कर दिया, 5 से 9 मतलब 4 बढ़ रहा है। 4 गुणे 100 बटे कितना कर दीजिए, 5 से भाग करिए, 5 बिसाम में 100, 20 के 80% का उसको अब फायदा होगा अगर वह डायरेक्ट क्रय मूल्य पर ही वस्तु को सॉरी अंकित मूल्य पर ही वस्तु को बेच देगा। 80% इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, बी ऑप्शन आपके सामने है। चलिए नोट करते चलिए, कंफर्म करते चलिए सभी लोग, ठीक है। आगे बढ़िए। इसी तरह का प्रश्न थोड़ा सा बड़ा। एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% छूट पर बेचता है। व्यापारी मतलब थोक विक्रेता है, और खुदरा विक्रेता जिससे रिटेलर होते हैं, जिसपे आप खुद जाते हो लेने के लिए, जैसे आपके जो आसपास के जनरल स्टोर वाले होते हैं। व्यापारी जो थोक विक्रेता है उसने खुदरा विक्रेता को 20% की छूट पर बेचा। फिर क्या होता है, लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए रियायती छूट मांग लिया और कहा कि 10% कम करो। मतलब यहां पर 20% छूट पर बेचा, लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए रियायती छूट अर्थात 10% शुल्क लेता है। मतलब 10% कहता चार्ज दो, ऐसे नहीं करेंगे। खुदरा विक्रेता इसे अगर 4092 अधिक में बेचता, जितने में खरीद के लाया है 4092 में अधिक में बेचता, तब जाकर उसे बेचारे को 25% का लाभ होता। अब हमसे पूछा वस्तु को किस कीमत पर अंकित किया गया था। ऐसे सोचिए जैसे हमने 100 मान लिया, वस्तु का अंकित मूल्य ये हमने मार्क प्राइस मान लिया, जो डीलर दिखा रहा था किसको, रिटेलर को, और कहा भाई देखो तुम बड़े खास हो, हम तुम्हें 20% कम कर देंगे। तो 20% जैसे ही कम किया, सीधे ही 20 किया कम, और 20 कम करने का मतलब उसका मूल्य 80 हो गया। लेकिन कहा देखो अभी ऐसा है, इस पर तुम्हें 10% शुल्क देना होगा। तो 10% शुल्क मतलब 8 जोड़ दिया और इसका मूल्य 88 हो गया। अब इस पर भी उसने कहा कि हम 25% का फायदा लेंगे। 25% के फायदे पर बेचा है, लेकिन डिफरेंस देख लेना कैसे किस फायदे की तरफ जा रहे हैं। 25% भाई 1/4 होता है। 1/4 का मतलब 4 से भाग करें, 22 बढ़ रहा है, 22 इसमें बढ़ेगा अगर तो 110 हो जाएगा। 22 बढ़ेगा ना, यस 22 बढ़ेगा। अब इस 22 का वृद्धि कंपेयर किससे किया जाएगा, 4092 से। 22 बराबर 4092 कर दो
और यहां पर हमसे क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य, अर्थात 100 का मान बोलिए कितना हो जाएगा। 22 से डिवाइड कर दीजिए या 11 से काट पीट दीजिए, जो भी पॉसिबिलिटी बने। 11 दूना 22, 11 तिया 33, 33 6 9, 11 छके 66, एक सेकंड, 11 तिया 33, 7 9, 7 9 मतलब 11 सत्ते 77 होगा, 77 और फिर 11 दूना 22, फिर से देखिए 2 से काट दें, 2 1 के 2 हुआ, 2 अठे 16, 2 छंगे 12, 100 से गुणा कर दे, 18,600 उसका क्या होगा, अंकित मूल्य होगा, जो आपको कहां दिया है, सी ऑप्शन में दिया है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। 18,600 अगर आपने लगाया है तो एकदम सही आंसर किया है। तो राइट सोल्यूशन इसका 89 का इतना आ रहा है, 18,600। प्लीज सभी लोग ध्यान दें, समझें क्या कहा है, कैसे कहा है, आप कंफर्म कर लीजिए। आगे बढ़ चलिए, अगला प्रश्न देखिए क्या है, 90 नंबर। कुछ श्रमिकों की औसत मासिक आय, जो औसत मासिक आय है, उन कुछ श्रमिक हैं, मजदूर हैं, काम करने वाले लोग हैं, रुपए यस है, मतलब उनका जो एवरेज मंथली इनकम है वो 100 है, यस है, और अन्य श्रमिकों की टी है। अच्छा, जो कृषि श्रमिक हैं, ये कृषि श्रमिक हैं, उनकी जो मासिक एवरेज सैलरी है वो यस है, और अन्य श्रमिकों की टी है। यदि कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की तुलना में, देखो ये अन्य है, ये अन्य है, ये कृषि वाले हैं, और इनकी संख्या की बात किया जाए तो संख्या देखिएगा, कृषि वाले 11 गुना है और अन्य वाले 1 हैं। ठीक है, कृषि वाले 11 गुना, अन्य वाले 1 हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर कहा है कुछ, मतलब पूरी वर्डिंग को समझिएगा। कृषि श्रमिकों का औसत मासिक वेतन यहां पर यस है, बाकियों का टी है, तो ये औसत है। हम सबको पता है कि औसत गुणे संख्या ही योग होता है। अपने से जैसे पूछा है, सभी अगर श्रमिकों की बात किया जाए तो उनकी मासिक एवरेज क्या हो जाएगी। देखो, इस संख्या गुणे औसत कर दीजिए तो योग इसका इसका आ जाएगा। अगर हम संख्या गुणे औसत करेंगे तो इसका योग टी आएगा और इसका योग 11 यस आएगा, 11 यस आएगा। ठीक है, अब यहां पर जोड़ दिया तो 11 यस प्लस टी, और ये संख्या देखिए कितना, 11 1 12 हो जाएगा। तो मेरे एकदम अकॉर्डिंग यहां पर प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन होगा। 11 यस प्लस टी कंबाइंड एवरेज हो जाएगा उन अन्य श्रमिकों का और कृषि श्रमिकों का, दोनों का मिलाकर बी ऑप्शन आप लगाइए। 9 ये आपका 90th क्वेश्चन करेक्ट होता है। इस प्रश्न का सही आंसर आपके सामने आता है। मुझे लगता है एकदम क्लियरली समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगले प्रश्न पर आइए। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 और 19, ये देखिए 15 और 19 के अनुपात में है, कि पदों से अगर हम घटा दें तो इसे 3 4 के अनुपात में बनाया जाए। इसे सीधा ऑप्शन से रख करके देख सकते हैं। अगर हम पहला ऑप्शन ही 3 पुट कर दें, 3 घटाएं तो यह 12 होगा, और 3 घटाएं तो यह कितना होगा, 16 होगा। इससे डायरेक्टली हम लोग रेशियो जब बनाएंगे, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 3 4 जो हम चाहते थे वो प्राप्त हो गया। तो इसके लिए राइट सोल्यूशन आपका पहला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए, अगर हम इससे अर्थात 15 19 के अनुपात वाले नंबर से 3 घटाते हैं प्रत्येक में से, तो रेशियो 3 और 4 का प्राप्त हो जाता है। सही आंसर हो गया। अगले प्रश्न पर आ जाइए। मीता की आय सीता की आय से 125% ज्यादा है। 125% नहीं है, 125% ज्यादा है। तो सीता की आय मीता की आय से कितने परसेंट है। देखो, एक मीता जी हैं और एक सीता जी हैं। इन्होंने कहा, हमने इस तरह के प्रश्नों को कराया है, कैसे समझिएगा आप लोग। 125% ज्यादा, 125% का मतलब होता है 5/4, 100 से भाग करिए। मीता की आय सीता की आय से 125% ज्यादा। अगर सीता की 4 है तो मीता की 4 में 5 जोड़ दो, 9 है। ठीक है, अब प्रश्न हमसे क्या बोला है, हमसे प्रश्न बोला है सीता की आय मीता की आय से कितने परसेंट कम है। पहले देखिए कितना कम है, 5 कम है। किससे कम है, 9 से कम है। 5 गुणे 100 बटे आप 9 कर दो, 500/9 होगा। 500/9 का मतलब 9 5 45, 55.55% कम है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। 55.55% कम है, जो कि एकदम एग्जैक्टली सी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर होता है। सेट का 92वां क्वेश्चन था, जो आप लोग के लिए मैथ का राइट सोल्यूशन बनकर आ रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा। ये प्रश्न क्लास की सीट का प्रश्न है, जो क्लास हम लोग पेड बैचेस में पढ़े हैं, उसमें इस प्रश्न को बहुत बारीकी कराया गया है। एक चुनाव में 2 ही उम्मीदवार थे। 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। 75% लोगों ने मत डाले, करेक्ट, मतलब 25% लोगों ने मत नहीं डाले, जिसमें से भी 2% अवैध भी हो गया। लीजिए, 2% अवैध भी हो गया। एक उम्मीदवार को 9,261 मत मिला, वोट मिला, जो कुल वैध मतों का 75% था। तो नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या, हमने इसको एक फ्रैक्शनल फॉर्मेट से कराया है, और इसका सलूशन हम ट्री बना करके भी कर सकते हैं। ट्री का मतलब ऐसे, 100% अगर मतदाता थे, 25% लोग मतदान करने नहीं आए, 75% लोग आए, 75 में भी 2% अवैध हो गया, 98% बचा। 98 में भी
जो मतदाता यहां पर 9261 पाया है उसका मत है 75%। अब 75 मतलब 9261, यहां से इसको यहां पहुंचाओ, फिर यहां पहुंचाओ, फिर यहां पहुंचाओ, इससे तुलना करो तो आंसर आएगा, बट टाइम टेकन प्रोसेस होगा। मैं इसका तरीका सिस्टमेटिकली बता देता हूं। जो उम्मीदवार को 9261 मत मिला वो कहां से मिला? वैध से। वैध कहां से आया? पड़े मतों से। पड़ा मत कहां से हुआ? टोटल नामांकित मतों से। तो ऐसे के लिए सबसे पहले देखिए 75% ने अपने मत डाले, अर्थात इसको हम 3/4 लिखेंगे। मेरा कहने का अगर टोटल उम्मीदवार, टोटल मतदाता 4 थे तो उसमें भाई 3 ही लोग अपने मत देने आए, करेक्ट है। उस पे भी क्या होता है, जो पड़े मत उसमें से भी 2% अवैध हो गया। 2% मतलब 1/50 होता है, अर्थात अगर 50 पड़े हैं तो एक मत अवैध होगा, 49 मत ही काम का होगा। अब उस पड़े मतों में भी, वैध मतों में भी इस उम्मीदवार को जिसको 9261 मिला, इसको 75% मिला है, मतलब 3/4, अर्थात 4 में उसको केवल 3 ही मत मिला है। अब ये पूरी वैल्यू 9261 है। इस पूरी वैल्यू की कैलकुलेशन हमें करके बतानी है। काटने पीटने का सवाल है। जैसे अगर हम इससे काटते हैं तो 189 आएगा, और अगर हम इसी को 3 या 9 से काटते हैं, 9 दूना 18, 9 1 के 9 आएगा। ठीक है, 100 शायद एक बार चेक कर लीजिए, जैसे हम आसानी से, देखिए थोड़ा सा सिस्टमेटिकली काट देते हैं, याद करके ना काटें, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ध्यान से, 7 सते 49 होता है, 7 1 के 7 हुआ, 2 2 7 3 21, 7 दूना 14, 7 3 21, करेक्ट है। फिर देखिए 7 से काटा, 7 1 के 7, 6 2, 7 8 56 होता है, 56 6 7 9 63, 189 हुआ। फिर हमने 3 3 9 माना, 9 से अगर इसको काटा, 9 दूना 18, 9 21 हो गया। इसको देखिए 4 चौके 16 पंचे 80, मतलब 800 हो गया भाई। 16 पंचे 80, 800 गुणे आप 21 कर दें, 0 0 हो गया, 21 अट्ठे 8 1 8, 8 2 16,800 हुआ। 16,800 कुल मतदाता थे जो ऑप्शन नंबर ए में थे। राइट सोल्यूशन जिसने किया होगा, ठीक ही ठाक प्रश्न था, मतलब अच्छा था। ए ऑप्शन प्रश्न होगा इसका। सही में कुल मतदाता जो नामांकित थे उनकी संख्या 16,800 थी। प्लीज सभी लोग लगा लें, करेक्ट आंसर मानकर चलें। अगले प्रश्न पर आ जाइए। ये देखिए चोर पुलिस वाला प्रश्न कराया आपको। 250 मीटर की दूरी पर, देखो ये दूरी थी, यहां पर एक चोर था और यहां पर एक पुलिस वाला था। इनकी जो लेंथ थी यहां पर वो 250 मीटर की दूरी थी, एक दूसरे के बीच की दूरी थी। अब इसमें होता क्या, ध्यान से सुनिएगा, मीटर है, ध्यान देना। यहां पर एक पुलिस वाला खड़ा है, यहां पुलिस वाला है, यहां चोर खड़ा है। चोर समझ गया कि पुलिस वाला उसको पकड़ने आ रहा है, तो चोर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागना शुरू कर दिया। यस, भागना शुरू कर दिया। पुलिस वाला भी अगर ज्यादा गति से दौड़कर पीछा करेगा तभी वह पकड़ पाएगा, नहीं तो नहीं पकड़ पाएगा। समान दिशा में ही दौड़कर उसने पकड़ना शुरू किया। तो पहले तो ये तय करो कि कितनी देर में चोर पकड़ा जाएगा। समय की बात कर लो, समय कितना लगा। समय मतलब वही होगा जितनी देर चोर दौड़ेगा और जितनी देर पुलिस वाला दौड़कर पीछा करेगा। समय बराबर दोनों के बीच की दूरी। दूरी भी देखो मीटर में है, तो आप 250 बटा अगर 1000 कर दो। बोलो क्यों सर? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, यह 1/4 हो जाएगा। और इन दोनों चालों का अंतर कर दीजिए, 4 से ही भाग कर दें। 1/16 घंटे में पुलिस चोर को पकड़ लेगा, 1/16 घंटे में। यही 1/16 घंटे चोर भी दौड़ा है, यही 1/16 घंटे पुलिस भी दौड़ा है। अब इसने कहा चोर के पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूरी, चोर यहां था, यहां से कितनी दूर भागा इस गति से, ये गति है उसकी चाल है, और कितनी देर दौड़ा यह समय है, इतने समय तक दौड़ा। दूरी बराबर चाल गुणे समय कर दो, 1/16 गुणे 16 कर दो, अर्थात 1 किलोमीटर दौड़ा। 1 किलोमीटर ऑप्शन में कहीं नहीं है, लेकिन हम सबको पता है कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। डी ऑप्शन, अर्थात चोर पुलिस के पकड़े जाने से पहले 1000 मीटर तक पहुंचा। बहुत बढ़िया, यस, सभी लोग आराम से कर सकते हैं। एकदम क्लियर करके बताइए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। 94 नंबर इस प्रश्न सेट का कंप्लीट होता है। आशा करता हूं आप सभी को समझ में चीजें आई होंगी। अगले प्रश्न पर आइए। अरुण ने 800 में एक साइकिल खरीदी और 920 में, अब चलो इतना भी बढ़िया प्रश्न आ जाए। जैसे इन लोगों का जो पैटर्न है, मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद एक एनालिसिस देता हूं, बताता हूं। 800 में खरीदा, 920 में बेच दिया, 0 0, ठीक है। 2 40 बार हुआ, और 2 चौके 8, 2 छंगे 12, 20 हुआ, और कितना कर दो, 23 हुआ। कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। किस में ज्यादा है? 20 में। 3 गुणे 100 बटे आप 20 कर दें, 20 पंचे 100 होता है, 5 तियां 15, 15% ज्यादा है। 15% का फायदा मिला उसे। 15%, डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। ऐसा भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि पुलिस में सब बहुत बढ़िया ही बढ़िया पूछे जाते हैं। अच्छा तो पूछे आएंगे सब अच्छा है, ऐसा कोई खराब नहीं होता। पेपर तो पेपर है भाई,
जैसा ही इन्होंने बना दिया हम लोग स्वीकार कर रहे हैं और हम लोग अपने हिसाब से पूरा सोल्यूशन आपको करके बता रहे हैं और आपने भी अपनी मेहनत से चीज़ों को पढ़ा है तो कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। स्कूल में कक्षा 10 के छात्रों में 4 सेक्शन है, ABCD है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। दोनों परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण 28, 23, 17 और 23, 27। अर्धवार्षिक में अनुत्तीर्ण लेकिन वार्षिक में उत्तीर्ण 14, 12, 8, 13। अर्धवार्षिक में पास लेकिन वार्षिक में फेल 6, 17, 9, 15। दोनों परीक्षाओं में पास 64, 55, 46, 76। उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या के आधार पर दोनों परीक्षाओं के कठिनाई स्तर की तुलना करने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है वार्षिक परीक्षा अधिक कठिन थी, ठीक है, दोनों परीक्षाओं का कठिनाई स्तर लगभग समान था, दोनों परीक्षाओं की कठिनाई स्तर के आधार पर तुलना नहीं की जा सकती है, अर्धवार्षिक परीक्षा अधिक कठिन थी। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जब कभी भी इस तरह के प्रश्न बनते हैं तो ज्यादातर परसेंटेज की डिमांड होती है। कठिनाई स्तर होता क्या है? कठिनाई स्तर का मतलब कम लोग कर पाए, ज्यादा अगर हम मतलब संख्या ऐसी है जो नहीं कर पा रही सोल्यूशन, इसका मतलब उस परीक्षा का कठिनाई स्तर अधिक था। अब यहां पर हम कठिनाई स्तर को कंपेयर करें, थोड़ा सा अजीब सा प्रश्न बन रहा था, लेकिन ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे हिसाब से यहां पर मैं दो ऑप्शन, मैं एक तो सबसे पहले भाई दो परीक्षाएं थी, एक अर्धवार्षिक दूसरी वार्षिक। मैंने जब अर्धवार्षिक के फेल और वार्षिक के पास जोड़े 14, 12, 26, 8, 34, 34, 10, 44, 3, 47 आ रहा है। जब इसको भी जोड़ा 17, 6, 23, 23, 9, 23, 9, 32 और 32 जोड़ा 23, 47 है। ये दोनों लगभग बराबर थे, अर्थात फेल पास की संख्या सेम थी। इस आधार पे तो हम जा सकते हैं कि दोनों परीक्षाओं का कठिनाई स्तर क्या था, लगभग समान था। भाई छात्र तो वही थे, लेकिन अब एक परीक्षा होती है तो उस हिसाब से थोड़ा सा डाउट इसको लेकर जाता है, लेकिन मैं श्योर हूं कि इसका उत्तर यही होना चाहिए, बी ऑप्शन आप लोग लगा सकते हैं। थोड़ा सा डाउट इस बात का जाता कि हम कठिनाई स्तर की तुलना इस आधार पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कठिनाई स्तर केवल फेल पास की संख्या पे ही डिपेंड नहीं करती है। चलो फिलहाल हम लोग इसको यही मानकर चल रहे हैं बी ऑप्शन। तो कभी अगर इसमें कोई अपडेट होगा तो हम स्वीकार करेंगे, लेकिन अभी हम अपने हिसाब से जितना सोच पा रहे हैं उस हिसाब से उत्तर बी ऑप्शन होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, डीआई का प्रश्न था, बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और कॉफी के क्षेत्र त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का मतलब होता है जब कभी भी आपको पाई चार्ट दिया जाए तो 100% बराबर 360 डिग्री होता है। कॉफी हमारे पास ये है जो ब्लैंक व्हाइट परसेंट है, जो 20% के बराबर दिया गया है। हम कह दें कि अगर 100% 360 होता है तो 20% बोलो कितना हो जाएगा? सीधा तुलना करिए, 20 पंचे 100 होता है, 5 से इसको डिवाइड करें, 5 छंगे 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 72 डिग्री के बराबर होगा। जो कॉफी का यहाँ पर पूछा गया था 72 डिग्री इस प्रश्न का त्रिज्यखंड कोण होगा। 123 आपका डन हुआ। आगे बढ़ता हूँ, ये देखिए इस तरह का प्रश्न जो अक्सर जो है सरलीकरण कनेक्ट करिए, या हमने जब पढ़ा इंजीनियरिंग में तो डिस्क्रीट मैथ्स ऐसे होता था, एक वहाँ पर दो ऑपरेटर्स को डिफाइन किया जाता था अलग तरीके से, उस पर आधारित प्रश्न है जिसमें आपसे कहा गया कि P@Q बराबर P² प्लस Q² प्लस 2PQ है। दूसरा P#Q बराबर P² माइनस Q² माइनस 2PQ है। हमसे इसने एक नंबर दिया है, कहा कि 7/2 और हैज कितना है 4, इसका मान आप बताओ कितना हो जाएगा। चलिए हम लोग करके दिखाते हैं कैसे क्या सोल्यूशन होने वाला है, समझने की सब कोशिश करिएगा। अगर हम लोग @ लगाए हैं तो 7 का वर्ग 49 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, प्लस 2 दूना 4 सते 28 होगा। तो 49 4 53 हुआ, 53 प्लस 28 कर दिया, 8 3 11, 5 2 7 1 8, 81 हो गया इसका मान पूरा का पूरा। और हैज 4 लगा दीजिए इसमें। अब हैज 4 लगाइए, देखिए कैसे किया जाएगा, मतलब 81 हैज 4 करिए तो जैसे जैसे कहा है, अर्थात 81 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग माइनस 2 गुणे 81 गुणे 4, इस आधार पर आप चलिए तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। जैसे 81 का 1600 आप मतलब आप इसका अगर हम वर्ग कर लें या जैसे जोड़कर और घटाकर इनका हम मल्टीप्लिकेशन कर लें, बात एक ही होती है। जैसे 81 का वर्ग 1 1 हुआ, 8 8 16, 16 कर दो, 8 8 64 हुआ, 1 कर दें 6 कर दें, 6 5 6 1 हो जाएगा, 6 5 6 1 माइनस 16 माइनस 2 चौके 8 है, 8 1 8, 8 8 64। अब इसका जब सोल्यूशन करेंगे 5987 हो जाएगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन बनेगा। एकदम करेक्ट हल इस प्रश्न का बन रहा है 5897। आप हल करके वैसे भी देख सकते हैं करेक्ट आंसर आएगा। ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, वो सब छोटे छोटे नंबर्स हैं। सी ऑप्शन 5897 इस प्रश्न का बनकर आ रहा है। तो आप लोग 124 का सही उत्तर सी ऑप्शन लगाइए। अब 141 देखिए क्या कहा है, 27 वस्तुओं का
27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 27 का CP बराबर x का SP है, तो आप CP बटा XP लिख दो, कितना, x बटा 27 है। अर्थात CP अगर x है तो SP कितना है, 27 है। इससे क्या होता है कि 35% का लाभ होता है। 35% मतलब 7 बटा 5 सत्ते 35, 5 बीस में 100, 7 बटा 20। अर्थात 20 अगर क्रय मूल्य है तो 7 लाभ है और विक्रय मूल्य बोलो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं, इसकी तुलना कर सकते हैं कैसे, देखिए एसपी सीपी की जगह पर लिखो 20 और एसपी की जगह पर क्या लिख दो, 27। भाई यही तो लिख कर आए, सीपी आपका देखो 20 है और एसपी कितना है, 27 है। 27 से कटा, x बराबर 20 हुआ, अर्थात क्रय मूल्य यहां पर कितना हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 अगर आपने लगाया है तो परफेक्ट सोल्यूशन किया है, राइट सोल्यूशन किया है। आगे बढ़ता हूं, एक और ग्राफ था, देखिए इसको ध्यान से। इस ग्राफ में क्या बोला है, पढ़ते चलिए। दिया गया ग्राफ 4 अलग अलग राज्यों में गांवों की संख्या दिखाता है। 4 अलग अलग राज्य हैं, राज्य ए, राज्य बी, राज्य सी, राज्य डी, जहां विभिन्न वर्षों में विद्युतीकरण किया गया है, बिजली प्रोवाइड की गई है अलग अलग, 2012 में, 13 में, 14 में। करेक्ट है। राज्य बी में उन गांवों की संख्या जहां पर 2014 में विद्युतीकरण किया गया था, राज्य डी के गांवों की संख्या का कितना % है। हम 2014 में चलते हैं। 2014 मतलब ए वाला कौन सा है, देखो भाई ये जो लाइंस वाले हैं, कहां की बात कर रहा है, बी में उन गांवों की संख्या, बी में चलिए उन गांवों की संख्या जहां 2014 में विद्युतीकरण किया गया था। यहां पर देखिए बी में उन राज्यों की संख्या, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, 2014 में विद्युतीकरण किया गया था, ये संख्या कितनी है, अगर इसका देखा जाए तो 40 थी। करेक्ट। राज्य डी में चलिए कि गांवों की संख्या का कितना % था। राज्य डी हमारे पास यहीं पर अगर हम राज्य जो है डी की बात करते हैं, सेम उसी की बात करते हैं, तो यह संख्या आपकी देखिए कितनी है, राज्य डी। और हम लोग किसकी बात कर रहे थे, राज्य डी को प्रेजेंट कैसे किया गया है, और किसमें ईयर की बात करिए, 2014 की बात कर रहा है। 2014 में ही अगर हम लोग देखें तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी ना। नहीं, एक सेकंड, इसको हम प्रेजेंट कर दे रहे हैं। कैसे क्या बोला है, थोड़ा सा इसकी वर्डिंग को समझ लीजिएगा। प्रश्न क्या बोला है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जैसे कहा है कि राज्य बी में उन गांवों की संख्या जहां 2014 में विद्युतीकरण किया गया था, राज्य बी में 2014 में जहां विद्युतीकरण किया गया था, तो यह हमारे पास अगर इसकी संख्या देखा जाए 2014 की, तो यहां पर राज्य बी में वो है 40। करेक्ट है। अब हम चलते हैं राज्य डी में, तो राज्य डी में 2014 में कितना हुआ था, 40 ही तो हुआ था। गांव की संख्या का कितना % है, ये हमसे पूछा गया है। लेकिन अगर यहां पर कुल की बात करो, क्योंकि इसने हमसे मेंशन नहीं किया कि 2014 में ही, तो अगर कुल देखिए तो 40 है, 20 है और ये कितना है बताएं, 50 है। 50 40 100 कितना हो जाएगा, 50 40 90, 90 20 110। राज्य डी के गांव की संख्या का कितना % है, इस हिसाब से देखा जाए तो बराबर ही है। नहीं तो ऐसे देखा जाए तो कितना हो गया भाई, अगर इस तरह से देखा जाए, राज्य डी की बात किया गया है और हम 2014 ईयर की तो बात कर नहीं रहे हैं, बी, अच्छा यहां पर जहां 2012 में विद्युतीकरण किया गया था, हम यही ईयर तो देखो अभी देख ही नहीं पाए थे, अरे भगवान, चलो कोई बात नहीं। तो 2012 में यहां पर संख्या कितनी थी, बोलिए 50 था। 50 था। अब तो आराम से कर लीजिए, यह 40 है और यह 50 है, तो 40 को लीजिए गुणे 100 करिए, बटे आप 50 कर दीजिए। 50 दूना 100 होता है, 40 दूना 80% होगा। 80% इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाएगा बी ऑप्शन। मतलब आप बिल्कुल जी चलिए अभी देख लेते हैं इसका, पहले आप कंफर्म कर लो ये 80% सबका आया है ना। क्या कैसे बताया, ध्यान से देखिएगा। जैसे इसमें कलर के हिसाब से ड्रैगिंग जो लाइन पैटर्न दिया है उसको खूब ध्यान से देख लीजिएगा। 14 किससे प्रेजेंटेड है, 13 किससे प्रेजेंटेड है, 12 किससे प्रेजेंटेड है। मैं राज्य बी में 2014 में था तो इसको देखा, राज्य डी में मैं 2012 में था तो इसको देखा। 50 है तो यही हमसे पूछा कि यह मान इसका कितना % है, कम ज्यादा नहीं पूछ रहा, कितना % था, तो 80% आ रहा है। ठीक है। 148 है, देखिए जैसे लास्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न होगा। प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक ट्रेन है, एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। ट्रेन जब कभी किसी खंभे को, व्यक्ति को, पेड़ को पार करती है तो अपनी ही लंबाई को पार करती है। तो उसने अगर खंभे को पार किया 15 सेकंड में, तो इसका मतलब उसने अपनी लंबाई को ही 15 सेकंड में पार किया है, खुद की लंबाई को। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, मतलब ट्रेन की जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे है। अगर आप चाहो तो मीटर पर सेकंड में कर लो इसको अभी तुरंत। 18 पंचे 90, 5 पचे 25, 25 मीटर पर सेकंड है ट्रेन की लेंथ। अगर चाहो तो ट्रेन की स्पीड,
चाहो तो ट्रेन की लंबाई तुरंत बता दो कितनी होगी। बोलिए क्यों? क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी। हालांकि यहां पर आगे देखिए क्या कहा है, ट्रेन ने एक खंभे को 15 सेकंड में पार किया था इस गति से चलकर। बोलिए ट्रेन की लेंथ कितनी रही होगी? लेंथ मतलब चाल गुणे समय, उसने खुद को ही तो पार किया था, तो 25 गुणे 15, 15 पचे 75, 5 हासिल 7, 15 दूना 30, 30 7 37, इतने मीटर की लेंथ थी ट्रेन की। जब ट्रेन कभी किसी लंबे पुल को, सुरंग को, खड़ी रेलगाड़ी को, प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई को उसकी लंबाई में जोड़ देती है, जोड़कर अपनी स्पीड से इसको पार करती है। 6 3 975 हुआ, 975 को 25 से भाग करो, 25 तिया 75 होता है, 25 तिया 75 लिख दीजिए, 3 के साथ चलते हैं और 22 आया। ठीक है, क्यों 22 आया? 22 5 25 9, 39 मिनट लगेगा, जो कि 39 सेकंड लगेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में दिया है? सी में दिया है। 39 सेकंड में ट्रेन उसको पार कर लेगी। करेक्ट है। इस तरह से यह कंप्लीट होता है पूरा का पूरा सत्र, पूरा का पूरा प्रश्न जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। आप सभी लोग मन लगाकर सभी प्रश्नों को देख लो, जिससे कि कल का जिसका पेपर हो उसको काफी हेल्प हो जाए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। बाकी फिर से अगली एनालिसिस, अगले पार्ट्स को लेकर हम फिर ऐड करेंगे। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।